रिकैप करते हैं पहले जो की कॉन्सेप्ट्स थे पिछले लेक्चर के। पिछले लेक्चर में हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की अलजेब्रिक टेक्निक की थी और उसको हमने सॉल्व किया था और कुछ कम्यूटेशंस निकाले थे। हमने कहा था कि जो हैमिल्टोनियन है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए वो p स्क्वेर्ड ओवर 2m है और जो पोटेंशियल है वो हाफ के x स्क्वेर्ड है। हमने ये कहा था कि हम p और x को इस तरह लिखेंगे दो ऐसे ऑपरेटर्स की फॉर्म में जो कि हर्मिशन नहीं थे और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे। और ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन होगा कि चूंकि x हर्मिशन है, x का जब मैं डैगर लेता हूं तो वो x के बराबर ही है और p का जब मैं डैगर लेता हूं तो वो जो है वो p के ही बराबर है। इसका मतलब ये है कि जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन मैं इनका बनाऊंगा उसका अगर मैं डैगर लूं तो उसको x के बराबर ही होना चाहिए और अगर मैं उसको p का डैगर लूं तो उसको p के बराबर ही होना चाहिए। तो हमने कहा था कि डिफाइन करते हैं कि x हैट इज क्या था, याद है किसी को क्या था वो? नहीं, h बार ओवर 2m ओमेगा स्क्वायर रूट a हैट प्लस a हैट डैगर। और a हैट और a हैट डैगर बराबर नहीं है, क्योंकि अगर ये बराबर होते तो मैं इसकी जगह 2a हैट लिख सकता, जो कि ठीक नहीं था। फिर मैंने कहा था कि p हैट है। अच्छा, अगर p हैट को देखें तो मुझे पता है उसमें दूसरा कॉम्बिनेशन ये बन सकता था a हैट माइनस a हैट डैगर। अब मुझे पता है अगर इसका मैं डैगर लूँ तो ये साइन बदलेगा। जब ये साइन बदलेगा तो मुझे इसके साथ एक आयोटा लगाना पड़ेगा ताकि आयोटा का डैगर लूँ तो माइनस साइन आ जाए, ताकि ओवरऑल माइनस साइन कॉम्पनसेट हो जाए। एक तो आयोटा आ गया, आयोटा था माइनस आयोटा था, किसी को याद है? देख लेते हैं, चलें डेफिनेशन। आयोटा इंटू बिल्कुल इसका उलट है ये वाला m ओमेगा m ओमेगा h बार ओवर 2, ठीक है ना। इसलिए कि जब x और p का हमने कम्यूटेशन निकाला था तो वो इसको जब यूज़ किया था हमने कि x हैट और p हैट जो है वो आयोटा h बार के बराबर है। इसको यूज़ किया था जब हमने ये चीज़ यहाँ से फाइंड आउट की थी कि a हैट और a हैट डैगर जो हैं वो कम्यूट नहीं करते। अगर वो आपस में कम्यूट नहीं करते तो इसका मतलब है उनका कोई कॉमन या साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन नहीं होता। उसके बाद हमने जो चीज़ की थी वो ये थी कि हमने x हैट का स्क्वायर निकाला था, p हैट का स्क्वायर निकाला था, यहाँ सब्स्टिट्यूट किया था और आंसर क्या आ गया था? हमारे पास हैमिल्टोनियन की फॉर्म आ गई थी h बार ओमेगा ओवर 2 a हैट, ये टर्म सर्वाइव की थी, प्लस a हैट डैगर a हैट। और ये क्यों सर्वाइव की थी? ये कॉन्सिक्वेंस था इस बात का कि a और a डैगर आपस में कम्यूट नहीं करते। अगर ये कम्यूट करते होते तो ये टर्म सर्वाइव ना करती, 2 टाइम्स a डैगर आ जाता। लेकिन अगर मैं इस रिलेशन को रखूं, इसको यूज़ करूं, तो मैं a डैगर a की जगह यानी मैं पुट कर सकता हूं ये भी। सो आई कैन राइट इट एज h बार ओमेगा a डैगर की जगह मैं यहां से क्या पुट कर सकता हूं? a डैगर इज इक्वल टू 1 प्लस a डैगर a। सो दिस बिकम्स, अगर मैं इसकी जगह पुट कर दूं इस वाले की जगह, ये चीज तो बन गया ये 2 टाइम्स a डैगर a प्लस 1 और एक फैक्टर ऑफ 2 बाहर पड़ा हुआ है। अगर इसको अंदर ले जाएं तो हैमिल्टोनियन की फॉर्म बड़ी खूबसूरत सी बन जाती है, h बार ओमेगा a डैगर a प्लस 1 ओवर 2। इसका मतलब यह है कि अच्छा, ऑपरेटर्स की फॉर्म में ये बात याद रखिएगा, इसके साथ एक आइडेंटिटी ऑपरेटर है। लेकिन आइडेंटिटी ऑपरेटर किसी भी अलजबरा का आइडेंटिटी ऑपरेटर हो तो वो उस अलजबरा का, अगर आइडेंटिटी के सारे ही आइगन फंक्शंस हैं। अच्छा, फिर मैंने क्या कहा था आपको? मैंने ये कहा था कि ये हैमिल्टोनियन हमने निकाला था, उसके बाद हमने इस हैमिल्टोनियन के कम्यूटेशन निकाले थे h हैट का a हैट के साथ निकाला था। तो क्या आया था वो? माइनस h बार ओमेगा a हैट, याद है ना आपको? ये हमने किया था। सिमिलरली हमने निकाला था h हैट का
एच हैट का ए हैट डैगर के साथ, तो ये आया था एच बार ओमेगा ए हैट डैगर। हमने क्वांटम मैकेनिक्स में जो चीज़ पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि अगर ऑपरेटर आपस में कम्यूट ना करते हों तो उनके आइगन फंक्शंस एक नहीं होते, कॉमन आइगन फंक्शंस नहीं होते। इसका मतलब ये है कि जो आइगन फंक्शन हैमिल्टोनियन का होगा वो ए का नहीं होगा क्योंकि कम्यूट नहीं करता। जो ए का नहीं है वो ए डैगर का भी नहीं है, लेकिन चूंकि एच और ए के नहीं है तो ए और ए डैगर के भी कॉमन आइगन फंक्शन नहीं है क्योंकि ये सारी चीज़ें आपस में कम्यूट नहीं करती। लेकिन लेट्स अस्यूम n is an eigen। अच्छा, मैं इसको ये जो कि वेक्टर स्टेट्स लिखी जाती हैं, लेट्स n is an eigen फंक्शन, आइगन स्टेट कुछ भी कह लें, इज एन आइगन स्टेट ऑफ h हैट। क्या मतलब है मेरा इसके कहने का? इसका मतलब है h हैट अगर मैं इस पे लगाऊं n पे तो आइगन स्टेट अगर तो इसका मतलब है ये नहीं बदलेगी। सिस्टम आइसोलेटेड है, सिस्टम की एनर्जी कंजर्व होगी, जो भी स्टेट है उसके करस्पॉन्डिंग उसकी एनर्जी आ जाएगी और उसकी मैं क्योंकि हैमिल्टोनियन एक एनर्जी है तो ये उसकी आइगन वैल्यू है टाइम्स वही आइगन स्टेट या आइगन फंक्शन जो भी कहना चाहे। ठीक है, ये बात एग्री करते हैं मेरी इस बात से? अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने कहा था लास्ट टाइम कि मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि अगर एच हैट ए हैट डैगर एन पे लगे तो क्या मिलेगा मुझे? इसको मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं? कोई मुश्किल काम नहीं है कैलकुलेट करना, इसलिए नहीं है कि मैं लिख सकता हूं कि एच हैट ए हैट डैगर एक्टेड अपॉन एन इज नथिंग बट दिस इज, इसको यूज करके एच ए डैगर की बजाय क्या आ जाएगा यहां पर? एच ए डैगर की जगह आ जाएगा ए डैगर एच। मुझे ये नहीं पता कि ए डैगर एन पे ला के क्या देता है, लेकिन मुझे यह पता है कि एच हैट जिस भी स्टेट पे लगता है उसकी एनर्जी दे देता है। तो मैं ये देखना चाहता हूं अगर ये स्टेट जो भी होगी इस पे एच हैट लगेगा तो क्या देगा मुझे। तो मैंने क्या लिखा इसकी जगह? एच ए डैगर की जगह मैं लिख सकता हूं ए डैगर एच यहां से प्लस एच बार ओमेगा ए डैगर एक्टेड अपॉन एन। एग्री करते हैं मेरी इस बात से आप लोग? अच्छा ठीक है, तो ए है डैगर, ये जब एच इस पे लगेगा तो ई एन दे देगा ना मुझे, तो यहां पे आ जाएगा ई एन प्लस एच बार ओमेगा ए डैगर एक्टेड अपॉन एन। ठीक है, अगर कोई चीज़ गलत हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ई एन प्लस एच बार ओमेगा ए है डैगर एक्टेड अपॉन एन। वेरी गुड। इसका मतलब ये हुआ कि ए डैगर एन इस तरफ भी स्टेट बच गई है, ए डैगर एन इस तरफ भी स्टेट बच गई है। इसका मतलब ये है कि सो दिस इंप्लाइज इज ए डैगर एन जो भी इसका नाम होगा, जो भी स्टेट होगी, इज एन आइगन स्टेट ऑफ हैमिल्टोनियन, इज एन आइगन स्टेट ऑफ एच हैट with eigenvalue En प्लस एच बार ओमेगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये स्टेट, अगर ये स्टेट जो थी पहले मैं En पे था, अगर मैं किसी स्टेट En पे था तो ए डैगर एन वाली जो स्टेट है जो इससे ऊपर है, जो अगर ये वाली ए डैगर एन स्टेट होती और ये वाली एन स्टेट होती तो इसकी एनर्जी क्या थी? ई एन प्लस एच बार ओमेगा। इसका मतलब है ये एक स्टेट इससे एच बार ओमेगा एनर्जी के डिफरेंस के साथ है, यानी अगर मैं दोनों का डिफरेंस लूं तो हमेशा एच बार ओमेगा ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए डैगर एन ऊपर की स्टेट है, कितनी ऊपर है? एच बार ओमेगा ऊपर है। इसलिए हम क्या देते होते हैं कि ए डैगर इज अ रेजिंग ऑपरेटर। क्यों? क्योंकि जब हमने स्टेट को लगाया तो स्टेट जानी जा रही है अपनी एनर्जी से, उस स्टेट की एनर्जी जो है वो ई एन से एच बार ओमेगा ज्यादा है। अगर मैं इस स्टेट पे ए डैगर लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा? ई एन प्लस 2h बार ओमेगा, क्योंकि दो दफा ए डैगर लग रहा है ना, ए डैगर एक्टेड अपॉन ए डैगर
n। इसका मतलब है ये 2 स्टेप्स ऊपर हैं, हर दफ़ा एक इंटीजर मल्टीपल से चेंज हो रही है। अगर आपको याद हो तो जो आपने मुख्तलिफ एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते थे उनका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जब आपने पढ़ा था, तो आपने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो एनर्जी अगर फिक्स है उसे नेक्स्ट लेवल और उसके लेवल के डिफरेंस में तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है उसको। इसका मतलब है अगर आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देख रहे होते थे किसी चीज़ का तो वहाँ पर आपको डार्क लाइन नज़र आती थी, जो ही उसके करस्पॉन्डिंग वो रिलैक्स करता था बिल्कुल उसी जगह के ऊपर ही आपको शार्प लाइन नज़र आती थी, ब्राइट लाइन नज़र आती, जो कि एमिशन स्पेक्ट्रा की थी। और आपको पता है हर एटम के लिए एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा जो है इट इज़ देयर फिंगरप्रिंट्स, हर एक का अपना अपना होता है। इसका मतलब यह है कि ए डैगर लगा के मैं एक से दूसरी स्टेट, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी में जा सकता हूँ। वापस आने के लिए भी लाजमी नहीं होता वहाँ पर के स्टेप बाय स्टेप आए, ऊपर से डायरेक्ट भी आ सकता है और छोटे स्टेप्स में भी आ सकता है। यह क्लियर हो गया कि ए डैगर एन एक हायर स्टेट क्यों है। आप में से मुझे कोई ये बता सकता है लगा के कि अगर मैं ए एन पे लगाऊं एच को तो क्या जवाब आएगा? किस तरह प्रूफ करूं? कोई आप में से मुझे करके बता सकता है इसको कि कैसे प्रूफ करूंगा मैं इसको? इसी तरह करूं? ओके, तो चलें। आप मुझे ये कह रहे हैं फिर मैं कैलकुलेट नहीं करता। सॉरी, क्या कह रहे हैं? इसका मतलब यह है कि अगर मैं यही सारे का सारा काम करूंगा, चलें एक स्टेप कर लेते हैं, पूरी कैलकुलेशन ना भी करें तो एच हैट ए हैट एन इज इक्वल टू एच ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? इसमें एक माइनस साइन है, फायदा ये है। तो क्या आंसर आ गया इसका? ए एच माइनस एच बार ओमेगा ए हैट एक्टेड अपॉन एन। तो ठीक है, एक स्टेप में आंसर आ गया, ई एन माइनस एच बार ओमेगा ए हैट एन। इसका मतलब है ये स्टेट nth स्टेट से लोअर है बाय द एनर्जी एच बार ओमेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर मैं ए डैगर ए किसी स्टेट पे लगाऊं तो क्या होगा? ए डैगर ए, अब समझ आई नंबर ऑपरेटर क्यों है? एक ने लोअर किया, दूसरे ने वापस हायर कर दिया, वापस आप वहीं के वहीं रह गए। इसका मतलब है आई कैन ऑलवेज डिफाइन अ स्टेट एन ऑपरेटर एन हैट विच इज इक्वल टू ए डैगर ए। इसकी खूबसूरती यह है कि यह किसी भी स्टेट पे लगता है तो उसके करस्पॉन्डिंग एन इंटू एन हमें दे देता है। दैट इज वाई इट इज नोन एज अ नंबर ऑपरेटर। इसका मतलब है ये जो आपका हैमिल्टोनियन था इसमें नंबर ऑपरेटर की फॉर्म में आपने लिखा था, इसलिए आप नहीं प्रूफ क्या करके करना है, बस प्रूफ हो गया। हैमिल्टोनियन लगा के देख लीजिए अगर कोई शक है तो। पहले एच ए डैगर वाले पे लगाइएगा, फिर जो जवाब आएगा उसको इस पे लगाइएगा, देखिएगा एंड ऑफ द डे आपको क्या मिलता है। ठीक है, करके देखिए, प्रूफ करके देखें ज़रा, ठीक है। अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। ये हमने देख लिया कि ये स्टेट को लोअर करता है बाय 1 यूनिट और ये उतने ही यूनिट से हायर करता है। यानी अगर ये ई एन से ई एन माइनस एच बार ओमेगा लाएगा तो दूसरा वापस एच बार ओमेगा उसमें ऐड करके वापस उसको ई एन पे ले जाएगा। तो प्रूफ करने में कुछ चीज़ रह नहीं गई इसमें, ठीक है या नहीं? एन स्टेट की आइडेंटिफिकेशन है बस। अगर बाद में मैं फोटॉन्स देखूंगा तो उसकी एनर्जी मिल जाएगी हमें यहाँ से, कितनी एनर्जी का फोटॉन है किस स्टेट में। अच्छा देखें, हायर स्टेट के मामले में हम इतने कॉन्शियस नहीं होते, इसलिए कि हाई तो कितनी भी हाई हो सकती है। हम हमेशा लोअर स्टेट के मामले में कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि आपको याद है जब आपने एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ा था तो आपने कहा था कि n इज इक्वल टू 1 से शुरू होता है, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है। n इज इक्वल टू 0 कोई चीज़ नहीं होती उससे लो, और n इज इक्वल टू 1 वाली ग्राउंड स्टेट है। व्हाट इज अ ग्राउंड स्टेट? इसका मतलब है वो एक ऐसी स्टेट है अगर उससे नीचे आना चाहें तो कुछ नहीं है।
इसका मतलब यह है कि यहां पर भी आते आते एक स्टेट ऐसी आएगी जिसको हम ग्राउंड स्टेट या वैक्यूम स्टेट कहेंगे, जिस पे जब ए लगेगा तो इसको बिल्कुल ही ख़त्म कर देगा, जवाब सिफर मिलेगा हमें। इस वजह से इसको कहते हैं कि ये एक एनहीलेशन ऑपरेटर है। अदरवाइज ये कोई एनहीलेशन क्रिएशन हम यूजुअली यहाँ यूज़ नहीं करते, हम इसमें रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर यूज़ करते हैं। हम कहते हैं इससे नीचे लोअर करने के लिए कुछ है ही नहीं है, लिहाजा इसका जवाब अब 0 आ गया। लेकिन इसके कंसिक्वेंसेस बड़े ख़तरनाक हैं। वो क्यों ख़तरनाक हैं इसके कंसिक्वेंसेस? अगर यहाँ देखें तो अगर हैमिल्टोनियन लगे ग्राउंड स्टेट पे तो क्या देगा आपको? n हैट प्लस हाफ h बार ओमेगा एक्टेड अपॉन 0, दिस इज इक्वल टू हाफ h बार ओमेगा 0। कमाल नहीं हो गया? हाफ h बार ओमेगा 0 नहीं है, इसका मतलब है आपकी जो वैक्यूम स्टेट थी, जो उसको आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसकी 0 एनर्जी होगी, उसकी एनर्जी 0 नहीं है बल्कि हाफ h बार ओमेगा है। और ये वैक्यूम की कोई एक स्टेट है। अगर वैक्यूम की ऐसी 5 स्टेट्स होती तो एनर्जी कितनी हो जाती? 5 h बार ओमेगा 10 होती तो कितनी हो जाती? 10/2 हो जाती। और अगर इन्फिनिट होती तो इसका मतलब एनर्जी के मसले तो दुनिया के हल हो गए। पर प्रॉब्लम सारा ये है कि ये वो एनर्जी है जो है ही है। आप जब भी कोई चीज़ मेजर करेंगे तो इसके रेफरेंस से मेजर करेंगे। ये ऐसे ही है बस, जो हर एक में आपके साथ पड़ी हुई है, बस ऐसे जुड़ी हुई है आपके साथ। और जुड़ी हुई इस वजह से है कि आगे जाके हम फील्ड थ्योरी के कोर्स में देखेंगे कि हम इस ऑपरेटर को ऐसी फॉर्म में लिख लेंगे, ये हाफ का फैक्टर वैसे ही ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। कहेंगे जब ये है ही नहीं है, जब हम डिफरेंस मेजर करेंगे तो हमेशा हमें उसका जवाब उसमें से हाफ h बार ओमेगा निकालनी पड़ेगी। अगर आप E1 निकालेंगे किसी फर्स्ट स्टेट की तो उसकी एनर्जी होगी 3/2 h बार ओमेगा। डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा? h बार ओमेगा। तो वही डिफरेंस मान रहे हैं ना जो h बार ओमेगा का है। तो इसलिए जितनी मर्जी होती, ये बिल्कुल इस तरह है जिस तरह अगर आप किसी को कहें ना कि तुम्हें 100 दर्जे का बुखार है ना, 100 डिग्री का बुखार है, तो वो समझता है 100, हम 100 कहते हैं। हालांकि अगर कोई आपको ये कहे ना कि आपको 2.5 डिग्री का बुखार है तो आपको यूनिट में नहीं मेंशन कर रहा, जो भी हैं, आपको कहे कि जी इतना बुखार है तो आप इतने परेशान नहीं होंगे, आप कहेंगे 2.5 का है। लेकिन अगर आपको पता हो ना कि मरने के बाद बंदा ठंडा हो जाता है तो फिर आपको फिक्र भी होगी कि मैं तो ठंडा पड़ रहा हूँ यार। लेकिन वजह यह कि आप डिफरेंस मेजर करते हैं। जो 100 आपको बता रहा है वो 0 को अपनी बेस वैल्यू मान रहा है और 100 को अपनी अपर लिमिट और चेंज इन टेम्परेचर मेजर कर रहा है। जो पढ़ा लिखा फिजिसिस्ट है वो कहता है यार 97.5 तो है ही है ना, उसको तो छोड़ देना। तो उसने क्या किया? उसने अपनी ग्राउंड शिफ्ट की थी। ऐसे ग्राउंड शिफ्टिंग के प्रॉब्लम आपने पोटेंशियल एनर्जी में भी देखे थे, अगर आपको याद हो तो। आपको याद है ग्रेविटेशन में भी एक बंदा कहता है मैं छत पे बैठ के अगर मेजर करता हूँ पोटेंशियल एनर्जी तो जो पार्टिकल ज़मीन पे जाएगा सब ज़्यादा यहाँ पर होगी, क्यों? मुझे खींचने में सबसे ज़्यादा मेहनत लग रही है ऊपर। दूसरा कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं ज़मीन पे खड़ा हूँ तो वहाँ पर मैक्सिमम है। अगेन योर रेफरेंस पॉइंट मैटर्स, इसलिए वो हाइट के प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है फ्रॉम योर रेफरेंस पॉइंट। तो डजेंट मैटर। आंसर ये है कि एनर्जी बढ़ गई है या कम हो गई है बाय h बार ओमेगा। तो एनर्जी के मसले वैक्यूम हल नहीं करेगा। ठीक है, क्यों भाई जुनैद? ठीक है, कोई सवाल? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अब ये जो एनर्जी है ना, मैं इसी की बात अब करने लगा था। ये जो एनर्जी आपको वैसे काम की नहीं नजर आ रही ना, इसको कहते हैं दिस इज द एनर्जी ड्यू टू वैक्यूम फ्लक्चुएशंस। वैक्यूम का कोई पॉइंट भी स्टेबल पॉइंट नहीं है। एवरी पॉइंट इज फ्लक्चुएटिंग बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसका मतलब है डेल्टा ई डेल्टा टी अगर मैं कैलकुलेट करता तो इस नंबर के साथ किसी खास टाइम के लिए कुछ ना कुछ पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते थे, और वही पार्टिकल क्रिएशन और एनहिलेशन हम क्वांटम फील्ड थ्योरी में फिर करके देखेंगे। जो मैंने आपको कैसिमिर इफेक्ट का बताया था कि अगर वैक्यूम होता, 2 प्लेट्स लगाते तो जो पार्टिकल एंटी पार्टिकल पैदा होते हैं एट कॉम्पटन वेवलेंथ वो मूव कर जाते हैं अपोजिट प्लेट की तरफ, अपोजिट चार्जेस, तो एक स्पार्क पैदा होता है। क्योंकि इवन दो वैक्यूम में पार्टिकल एंटी पार्टिकल जो क्रिएट होते हुए आपने देखे हैं, तो वो इसका कॉन्सिक्वेंस है जो हाफ h बार ओमेगा एनर्जी। जी जी बिल्कुल। अगर एक जगह से प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हाफ h बार ओमेगा के बराबर हो। बिल्कुल। अच्छा, ऑफ द ऑर्डर ऑफ h बार ओमेगा कर लेते होते हैं यूजुअली।
एक और ख़ास बात है जो है वो ये है कि अब हमें ग्राउंड स्टेट पता है, अब हमने उससे ऊपर जाना है, तो कोई जेनेरिक तरीका है हमारे पास करने का। इस चीज़ से हमने ये सीख लिया था कि अगर ए डैगर किसी स्टेट एन पे लगे, हमने ये चीज़ सीख लिया यहाँ से कि अगर ए डैगर एन किसी स्टेट पे लगे तो वो कोई ऐसी स्टेट बन जाती है जो n+1 है। क्यों? इससे हायर स्टेट है ना, बाय 1 यूनिट, और 1 यूनिट h बार ओमेगा से रिफ्लेक्ट होता है। अब ए कैसे डिटरमिन करें हम? कैसे? बिल्कुल, इसका दोनों तरफ कॉन्जुगेट लेते हैं, और इसका अगर मैं कॉन्जुगेट लूंगा तो कैट स्टेट ब्रा स्टेट बन जाएगी, और ए डैगर का कॉन्जुगेट अगर मैं लूंगा, डैगर लूंगा, तो वो ए बन जाएगा। और इधर क्या बन जाएगा? ए मुझे तो नहीं पता कि रियल नंबर है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर स्टार लगा देता हूं, और n+1। ब्रा स्टेट का जब आप डैगर लेते हैं तो कैट स्टेट बन जाती है, एंड वाइस वर्सा, डुअल होती हैं दोनों एक दूसरे की। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को आपस में प्रोजेक्ट कर दूं, n ए हैट डैगर n, तो क्या आंसर आ गया इसका? a मॉड स्क्वेयर्ड, हाँ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर था, n+1 n+, और ये मैं मान चुका हूं कि ये नॉर्मलाइज्ड है अब आपके पास, लेकिन और n भी नॉर्मलाइज्ड है क्योंकि मैंने नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट इलादा से लिख लिया था अपना उठा के। इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं? उलट करेंगे इनकी पोजीशंस, बिल्कुल, नंबर ऑपरेटर्स बनाने के लिए। तो क्या लिख सकते हैं आप इसको? ए डैगर a+1 इंटू n इज इक्वल टू ए का मॉड स्क्वेयर्ड। ठीक होगी ना बात? इसका मतलब ये होगा कि ए डैगर ए जब इस पे लगाएंगे नंबर ऑपरेटर तो ये n बन देगा आपको। तो आंसर क्या आ गया आपके पास? ये n है ना, ये वाला, दिस इज नथिंग बट दिस इज n हैट, और n हैट जब n पे लगता है तो वो n ही देता है। तो आंसर आ गया इसका n+1 n विद n, जो कि नॉर्मलाइज्ड है, इज इक्वल टू a मॉड स्क्वेयर्ड। दिस इंप्लाइज a मॉड इज, या a मॉड या a कुछ भी कह लें, डजंट मैटर, इज स्क्वायर रूट ऑफ n+1, और ये पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं। अच्छा, इसका मतलब अंडर रूट निकाल लिया ना आपने इसकी वैल्यू, अब यहां रख देंगे तो क्या आ जाएगा? ठीक निकाली है हमने या गलत निकाली है? सही निकाली है ना। इसका मतलब है ए डैगर जब n पे लगता है तो अंडर रूट n+1 इंटू n+1 देता है। अगर n-1 पे लगता तो क्या देता? अंडर रूट n देता। और अगर n इज इक्वल टू 1 पे चले जाते, 1 - 1 0 पे लगता तो n का फिक्टोरियल दे देता आपको। अब देख लीजिएगा, अगर ए डैगर को बार बार लगाते जाएं वैक्यूम पे तो n स्टेट तक पहुंचने के लिए आपको एक अंडर रूट n फिक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। ये आपने पहले चीज़ें पढ़ी हैं। यहाँ तक कोई सवाल हो? ठीक है भाई, कोई सवाल तो नहीं? कोई क्वेश्चन? ये सारी क्वांटम मैकेनिक्स थी जो आप बीएस में पढ़ते रहते थे, बाकी तो एप्लीकेशंस ही थी ना। बाकी तो क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ नहीं रह गया ना इसके अलावा, अगर देखा जाए तो। बाकी तो आपने हार्मोनिक ऑसिलेटर के बाद एंगुलर मोमेंटम पढ़ा, अलजेब्रा यही रहा एंगुलर मोमेंटम का। ए की बजाय आपने LX LY LZ कर लिए, L+L- बना लिए ए और ए डैगर की जगह। जब आपने स्पिन का अलजेब्रा पढ़ा तो उसकी जगह S+S- बना लिया। S- स्पिन को लोअर करता था, S+ स्पिन को हायर करता था। अलजेब्रा ऐसे ही रहता था। और आखिर में जो आखिरी चीज़ थी वो आपने क्या की थी? J को J+J- कर दी थी। और यही क्वांटम मैकेनिक्स का कोर्स था, और क्या था? वो काम चलता है, वो हर एक में ही चलता रहेगा, ग्रुप थ्योरी में भी हर एक में बस। लेकिन इसीलिए तो मैं कह रहा था कि जो अलजेब्रिक मेथड है ना क्वांटम मैकेनिक्स का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे आप एंगुलर मोमेंटम की अगर स्टेट्स निकालें, एक दफ़ा निकालें, जब L² दोबारा लगाएं उस स्टेट के ऊपर, दोबारा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करें, हर दफ़ा वो आपके पास एक लेजेंडर स्फेरिकल एसोसिएटेड लेजेंडर इक्वेशन अगर m की वैल्यू भी लेने तो बन जाती है। दोबारा आपके पास लेजेंडर फंक्शंस बनते हैं। हर दफ़ा ये चीज़ बार बार करनी पड़ती है। लेकिन जो स्पिन है वो तो ऐसी नहीं है जिसको आप ऑपरेटर में स्पेशल पार्ट में लिख सकेंगे। उसके लिए फिर आपको इसी पे सोल रिलाई करना पड़ता है। तो आप क्या करते हैं? आप एंगुलर मोमेंटम का अलजेब्रा बनाते हैं। आप कहते हैं स्पिन भी एक एंगुलर मोमेंटम है जो इंटरनल है, उसके करस्पॉन्डिंग वही सारी अलजेब्रा की चीज़ें यूज़ कर लेते हैं, फिर दोनों को ऐड कर लेते हैं। बाकी तो कपल्ड अनकपल्ड वो तो बाकी तो सिर्फ एप्लीकेशंस है और कुछ नहीं है ना। इसलिए ये अलजेब्रिक मेथड क्वांटम मैकेनिक्स में इतना इंपॉर्टेंट है।
कि हर दफ़ा जो डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी पड़ती है ना, उनसे आप बच जाते हैं। जी इनवेरियंस बहुत सारी होल्ड करती है ऐसे हैमिल्टोनियन में। सबसे बड़ी बात है स्पेशल इनवेरियंस होल्ड करती है इसमें। तो और ऐसी चीज़ें जो अगर आप x को माइनस एक्स करके देखें तो जो टर्म्स वेरी नहीं कर साइन चेंज करती हैं वो वैनिश हो जाती हैं, ऑड टर्म्स। इसलिए हम सिर्फ इवन टर्म्स में रहते हैं। जब आपने हार्मोनिक ऑसिलेटर भी पढ़ा था तो आपने उसमें क्यूबिक नहीं पढ़ी थी, क्वार्ट्रिक पढ़ी थी आपने, जब आपने पर्टर्बेशंस पढ़ी थी। तो जब हम स्पेशल रिफ्लेक्शन करते हैं तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो ऑड टर्म्स बहुत सारी थेरीज में यूज़फुल नहीं होती, वो वैनिश कर जाती है, वो हमें नहीं चाहिए होती। क्यों? क्योंकि चीज़ों को अगर स्पेस इनवेरिएंट होल्ड करती है चीज़ों के अंदर तो वो टर्म्स नहीं आती। इसलिए हम ये एंगुलर मोमेंटम के अलजबरा को इसी तरह लिखते हैं। लेकिन एक सवाल ये पैदा होगा आपके पास कि आपके पास फील्ड थेरीज में ऐसी कोई कंडीशंस नहीं आएगी। अब देखिएगा, उसमें आप जितने मर्जी फील्ड्स को कंबाइन कर लें, 2 को करें, 3 को करें, 4 को करें, डिपेंड करता है आपकी थेरी किस चीज़ को अलाउ करती है। लेकिन हम देखेंगे कुछ टर्म्स ऐसी होंगी जो सेट ऑफ सिमेट्रीज के तहत वैनिश कर जाएंगी। जिस तरह मैं एक हैमिल्टोनियन लिखूं p²/2m + ½ kx² + ax³ + bx4, और मैं कहूं कि जी चूंकि हैमिल्टोनियन एक स्केलर है, इसका मतलब है इसको सारी की सारी सिमेट्रीज होल्ड करनी चाहिए, और अगर स्पेस को x को मैं माइनस एक्स करूं तो h को h रहना है तो a वैनिश कर जाएगा, इसलिए क्यूबिक टर्म्स नहीं आएंगी फिर वहां पर। ठीक है, यही पूछ लेता था ये कुछ और। हाँ, ये आपका सिस्टम सिमेट्रीज डिफाइन करेंगे, सिमेट्रीज आपको बता देगी कौन सी टर्म्स हैं। इसलिए सिमेट्रीज क्वांटम फील्ड थ्योरी या किसी भी सब्जेक्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, वो लास्ट टाइम मैंने जिक्र किया था। बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई स्टेबल पॉइंट, ये लास्ट टाइम मैंने लास्ट लेक्चर अगर आप देखें उसमें जिक्र किया था कि ये एक ऐसा पैराबोलिक पोटेंशियल है जिसमें जो जीरो है वो परफेक्टली स्टेबल है। आप उसके इधर उधर जाते हैं, वो दूर भी चले जाए ना तो वहाँ आके पार्टिकल रुक जाएगा। कोई ऐसे पोटेंशियल्स आप नहीं, बाज़ औक़ात 4 वाले पोटेंशियल्स भी ऐसे बन जाएंगे, आप देखिएगा। बाज़ औक़ात आप जब 4 लेंगे ना तो उसमें भी आपका प्रॉब्लम आ जाएगा, एक उसमें शायद ऐसे पोटेंशियल्स बन जाए कि उसमें एक मिनिमा ना बने। अब वो इसमें इस पॉइंट का बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए बड़ा प्रॉब्लम है कि ये है तो स्टेबल पॉइंट, परफेक्टली स्टेबल है, यहाँ पार्टिकल पड़ा रहे तो पड़ा रहे, लेकिन अगर इसमें इससे इधर उधर छोड़ूं तो या तो इधर गिर जाएगा या इधर गिर जाएगा। और यही हिग्स मैकेनिज्म में होता है कि पार्टिकल जो है ना वो पहाड़ी से बस 2 खाइयाँ उसकी इक्वल प्रोबेबल है गिर जाता है। एग्जैक्टली लैंडाउ गिन्सबर्ग थ्योरी में भी यही होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली, गिन्सबर्ग लैंडाउ थ्योरी लोग लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। और कोई सवाल? शाबाश, क्लियर। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जो ये क्वांटम फील्ड थ्योरी है इसकी एप्लीकेशंस हर जगह पे हैं। वो इलादा बात है, हम अभी तक शुरू नहीं कर सके, लेकिन हम अब आहिस्ता आहिस्ता शुरू करने के करीब जा रहे हैं। एक आखिरी चीज़ जो मुझे आपको रिव्यू करानी है वो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्योंकि मेरा तो सारा, मैंने क्या कहा था, मुझे तो चाहिए 2 चीज़ें, 3 चीज़ें। क्लासिकल मैकेनिक्स से लैग्रांजियन हैमिल्टोनियन की डेफिनेशन, क्वांटम मैकेनिक्स से हार्मोनिक ऑसिलेटर, और इंडिसेस के साथ खेलना, ऊपर नीचे करना स्पेशल रिलेटिविटी से। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली मैंने जो है वो मैंने कहा था कि जो क्वांटम फील्ड थ्योरी है इट इज़ अ मैरिज ऑफ रिलेटिविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स। और बड़ी बेजोड़ सी लगेगी आपको भी, मैं साबित करूंगा क्यों बेजोड़ है ये, लेकिन फिर हम इनको जोड़ेंगे। लेकिन जोड़ने से पहले हमें दोनों को अच्छी तरह अंडरस्टैंड तो करना पड़ेगा ना, एक की बात भी सुननी पड़ेगी, दूसरे की बात भी सुननी करेगी, ताकि हम किसी एमिकेबल सोल्यूशन तक पहुंचाएं। तो वही बातें अब मैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में करूंगा। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम रिलेटिविटी के 2 पोस्टुलेट्स हैं। पहला पोस्टुलेट ये है कि जी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो जितने भी इनर्शियल फ्रेम्स हैं, इनर्शियल फ्रेम्स क्या है? ऐसे फ्रेम्स जिनमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई एजेंट नहीं है जो उनको छेड़ रहा है उन फ्रेम्स को,
वो फ्रेम स्टेशनरी भी हो सकते हैं और वो फ्रेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव भी कर सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट उनमें कांस्टेंट रहेगी। जब यानी इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट के लिए जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है वो होल्ड नहीं करती उस तरह। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहती थी, एक पार्टिकल मूव कर रहा है साथ में फ्रेम भी मूव कर रहा है, तो इसके लिए वेलोसिटी क्या होगी, फ्रेम की वेलोसिटी प्लस पार्टिकल की वेलोसिटी। और यहाँ ये मसला पैदा हुआ कि जब लाइट होगी तो क्या होगी, लाइट की वेलोसिटी प्लस फ्रेम की वेलोसिटी। तो ऐसा नहीं था, उसके लिए वेलोसिटी एडिशन लॉ जो था वो आइंस्टाइन ने दिया था एंड इट वाज परफेक्टली फाइन। दूसरा पोस्टुलेट क्या है, स्पीड ऑफ लाइट तो सारे सेम मेजर करेंगे। दूसरा कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट तो एक चीज़ है, सारे फिजिक्स के कवानीन जो किसी एक फ्रेम में होल्ड करते हैं, जो इनर्शियल फ्रेम है, वो किसी दूसरे इनर्शियल फ्रेम में मोनो ऑन होल्ड करेंगे। बिल्कुल उनमें कोई फ़र्क नहीं होगा। फिजिक्स के लॉज जो हैं वो इनर्शियल फ्रेम्स में फ्रेम चॉइस पे डिपेंड नहीं करते, कोई भी फ्रेम आप ले सकते हैं। लेकिन रिलेटिविटी का मैथमेटिक्स में हम दो चीज़ें डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं लेट्स डिफाइन अ कंट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट वेक्टर। मैं डेफिनेशंस पे नहीं जा रहा, क्यों कंट्रा कहते हैं क्यों को कहते हैं, छोड़ दीजिए। दो इंडेक्स नोटेशन मैं यूज़ करूंगा। लेट्स डिफाइन एज अ, इसका नाम मैं रखूंगा कंट्रावेरिएंट वेक्टर। अच्छा, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर वो होता है जो एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में आप जाएं तो ट्रांसफॉर्म करे, ऐसी हर चीज़ को वेक्टर कहते हैं। उसकी एक आसान सी मिसाल है, बिल्कुल आसान है। अगर मैं एक वेक्टर को इस तरह लेके चल रहा हूं और अचानक आपने नीचे से फर्श को रोटेट कर दिया तो क्या होगा, इधर हो जाएगा। तो इसका मतलब वेक्टर ने अपनी डायरेक्शन बदल रही ना। तो एक फ्रेम से जूं ही आप दूसरे फ्रेम में गए तो क्या हुआ, इसने अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर ली। इट्स एन ईजीएस्ट वे। एक कंट्रावेरिएंट वेक्टर क्या होता है, जिसको हम लिखते हैं कि जी एक्स म्यू इज इक्वल टू, एक्स म्यू इज व्हाट, x0, x1, x2 एंड x3। ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये लिखा हुआ है दिस इज इक्वल टू x0। x0 को हम कहते हैं ct, क्योंकि x इज इक्वल टू ct। हमें पता है जब भी कोई चीज़ एक्सेलरेशन ना हो तो डिस्टेंस जो है वो c इंटू टी होता है। हाँ, तो ये हो गया x1 इज माई x, y1 इज माई y एंड x3 इज सॉरी x2 इज y एंड x3 इज z। अच्छा, इसमें एक तो बात है, ख़ास बात है, वो ये है कि इसमें कोई स्पेस और टाइम की तफरीक नहीं है, चारों एक ही ब्रैकेट में लिखे गए हैं। तो रिलेटिविटी सबसे पहले ये काम करती है कि वो स्पेस और टाइम को जुदा जुदा नहीं देखती बल्कि इकट्ठे देखती है। अब अगर हम ये साबित कर दें कि स्पेस को छेड़े और टाइम भी छेड़ जाए और टाइम को छेड़े और स्पेस भी छेड़ जाए तो हमारा मसला हल हो जाएगा ना। इसका मतलब हम ये क्या मान लेंगे कि दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मैं एक इसी तरह, ये तो मैंने कंट्रावेरिएंट वेक्टर डिफाइन किया, मैं कोवेरिएंट वेक्टर भी डिफाइन कर सकता हूँ। अच्छा, वेक्टर्स हम किन को कहेंगे, एक चीज़ मैं बताना भूल गया यहाँ पर। जिसके पास एक इंडेक्स होगा ना उसको वेक्टर कहेंगे। जिसके पास कोई इंडेक्स नहीं बचेगा, फ्री से क्या मुराद है, अपनी मर्जी का। ये फ्री था ना, आप एक्स की जगह म्यू की जगह 0 पुट करें, 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, आपकी अपनी मर्जी है। इसका मतलब ये फ्री इंडेक्स है। ठीक है, ये सुना हुआ लफ्ज़ या नहीं कभी पहले, ये सुना। फ्री इंडेक्स हुआ जो आप मुफ्त में फ्री है, जो भी है जो दिला लिख लें इस पर। और ये 4 डायमेंशन है। कोवेरिएंट वेक्टर होगा एक्स म्यू जो कि होगा x0, x1, x2, x3। अच्छा, इसमें जो नोटेशन हम पार्टिकल फिजिक्स में यूज करेंगे वो ये है कि नीचे वाला x0 और ऊपर वाले x0 में तो कोई फर्क नहीं। हमारी कन्वेंशन में फर्क है किसमें, नीचे वाला x1 ऊपर वाले x1 है, नीचे वाला x2 ऊपर वाला, और ये सारे x1, x2, x3 जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो अपना साइन बदल लेते हैं। माइनस साइन लगाना मजबूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि x म्यू जो है वो फिर क्या बन गया, x म्यू इज माई ct, x0 तो ct के बराबर है, माइनस x माइनस y और माइनस z। ठीक होगी बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक। अच्छा, अमूमन हम पता क्या लिखते होते हैं फिर इनको आसान ज़बान में करने के लिए, हम कहते हैं कि इसको लिख लें ct एंड x वेक्टर। x वेक्टर इज व्हाट, x y z। r वेक्टर नहीं लिखते यूजुअली, x वेक्टर ही लिखते हैं हम। और इसको हम क्या लिखेंगे फिर, ct और माइनस x वेक्टर। दोनों में फ़र्क पता चल गया क्या है। जो लोग जनरल रिलेटिविटी करते हैं, मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड से होते हैं, अगर आप किताब पढ़ें और किताब पढ़ के आपको पता चल जाएगा ये पार्टिकल फिजिसिस्ट की लिखी हुई है या कोई जो जनरल रिलेटिविटी मैथमेटिक्स से करता है,
जनरल रिलेटिविटी वालों को इसके साथ माइनस साइन लगाना पसंद है, इनके साथ प्लस ही लिखते हैं, लेकिन आजकल कन्वेंशन सारी चलती हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना कि शुरू किसी एक कन्वेंशन से करें और ख़त्म किसी दूसरे पे करें, ठीक है ना? जी जी जी, एग्जैक्टली, इसलिए है कि कंसिस्टेंटली चलना है आपको, ऐसा नहीं करना कि दरमियान में शरीयत बदल लें। जी जी, आपने कंसिस्टेंटली चूज करनी है एक, जो भी रख के चलेंगे आप रख के चलें। मैं हमेशा जो मैं कन्वेंशन यूज करूंगा वो ये वाली होगी। अगर कभी बदल लूं तो आपने कहना कि नहीं अब आप नहीं बदल सकते, अब आपके पास ये गुंजाइश नहीं रही। अच्छा, आपको नहीं लग रहा कि एक्स म्यू और एक्स म्यू के दरमियान में कोई रिश्ता है ऊपर और नीचे वाले के दरमियान में, है ना? जरा देखते हैं। अगर मैं ये मान के चलूं कि जी एक्स म्यू को मैं लिख सकता हूं इस तरह कि दिस इज इक्वल टू जी म्यू न्यू, गलत कह रहे हैं, जी म्यू न्यू एक्स न्यू। आई एम गोइंग टू रिलेट कंट्रावेरिएंट विद अ कोवेरिएंट वेक्टर विद द हेल्प ऑफ दिस। और डम इंडेक्स कौन सा है? न्यू है ना, तो इसका मतलब है न्यू पे समेशन है 0 से लेकर 3 तक, क्योंकि सारे ये जो ग्रीक इंडिसीज हैं ये 0 से लेकर 3 तक है, 4 इंडिसीज हैं ये बेसिकली। जरा देखते हैं इसकी फॉर्म क्या है, एक दफ़ा ज़िंदगी में पहली दफ़ा आप भी देख लें। तो x0 क्या होगी आपने देखी होगी, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं एक दफ़ा आपको एक कंपोनेंट के लिए कर देता हूँ, 2 के लिए कर देता हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया? समेशन तो रहेगी न्यू इज इक्वल टू 0 से लेकर 3 तक, G0 न्यू एक्स न्यू। अब आपने देखा है, आप म्यू के लिए फ्री चॉइस थी आपके पास, म्यू की जगह आपने 0 लिख लिया था, लेकिन न्यू आपका फ्री इंडेक्स नहीं है, न्यू पे आपको सारी चीज़ें लगानी है, सम करना है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? अगर खोलूंगा मैं तो G00 x0 प्लस G01 x1 प्लस G02 x2 प्लस G03 x3। एग्री कर रहे हैं ना मेरी बात साथ? अच्छा, आपको यह बात पता है कि आपने तो यहां से साबित किया था कि जो x0 नीचे वाला है वो तो ऊपर वाले x0 के बराबर है, बाकी ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। x0 x1 x2 x3 सारे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब है एक को देखते हुए बाकियों को देखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है G01 0 होगा, G02 0 होगा, G03 0 होगा और G00 किसके बराबर हो जाएगा? 1। इसका मतलब ये आ गया x0। सो हमने क्या यहां से सीखा कि G00 जो है वो 1 है और G जो 0 और I है वो 0 है। I का मतलब क्या है? 1 2 3। G01 भी 0 है, G02 भी 0 है और G03 भी 0 है। x1 निकाल के दिखाएं मुझे क्या होगा, आप जल्दी से आप लोग कैलकुलेट करें इसको। x1 क्या होगा? यहां पर आ जाएगा G1 न्यू, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? G10 x0, G11 x1, G12 x2, ठीक लिखा है। लेकिन x1 x0 से इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब है G01 0 है तो G10 भी 0 है। सिमिलरली G12 भी 0 है और G13 भी 0 है। लेकिन G11 क्या है? -1। क्यों? ऊपर वाला x1 नीचे वाले x1 के साथ एक माइनस साइन के फर्क के साथ है। क्या खूबसूरत चीज बन गई है ना। G22 भी -1 होगा, G33 भी -1 होगा। इसका मतलब है दिस Gij दिस थिंग इज इक्वल टू, ये तो 0 है ही है ना, ये तो 0 है ही है। इसका मतलब Gij जो है या तो ये -1 है अगर I और J बराबर है, क्योंकि देखें ना 1 1 -1 है। सिमिलरली 2 2 -1 होगा और 3 3 -1 होगा, या फिर ये 0 है जब I और J बराबर नहीं है। परफेक्टली फाइन। डेल्टा फंक्शन की तरह, क्रोनिकल डेल्टा की तरह, लेकिन एक माइनस साइन के साथ है, और ये माइनस साइन इसलिए आता है लॉरेंट्ज इनवेरिएंस की वजह से। ऐसी स्पेस जिसमें आप वेक्टर्स इस तरह लिखते हैं ना कि ऊपर और नीचे वाले का साइन बदलते हैं, इसको कहते हैं मिन्काउस्की स्पेस। ऑर्डिनरी स्पेस में जब आप वेक्टर लिखते हैं तो उसको कहते हैं कि ये यूक्लिडियन स्पेस है, ये मिन्काउस्की स्पेस है, मंदे का नाम था, ठीक है ना। दिस इज नोन एज, इसका मतलब है G म्यू न्यू आप लिख सकते हैं इन जनरल
वो किसके बराबर है? वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है, 1 -1 -1 और -1। 4x4 का मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल में 1 -1 -1 -1 है। एक जी जी इसलिए कि ऊपर वाला x1 हमारी डेफिनेशन में, ऊपर वाला x1 हमारी डेफिनेशन में नीचे वाले x1 के साथ एक माइनस साइन रखता है। ये बताइए, ठीक। अच्छा, ये आप एक छोटी सी चीज घर जाके साबित कर सकते हैं कि ये इसके भी बराबर है, जी म्यू न्यू के। यानी आप एक इंडेक्स को ऊपर से नीचे, ऊपर को नीचे वाले से रिलेट करें या नीचे को ऊपर वाले से रिलेट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों में, ठीक है। ये दोनों मिल के आपस में क्रोनिका डेल्टा देंगे 4 डायमेंशन का, और वो क्रोनिका डेल्टा जो है वो मिन्काउस्की स्पेस का होगा। ये बात आपने याद रखनी है। मैं अभी आपको साबित करके देता हूं, ये वाली चीज अभी करके देता हूं साबित। आप में से मुझे कुछ जल्दी से इन दो मैट्रिसेस को ज़रब दे के दे सकता है? आप में से कोई? अच्छा, जी म्यू न्यू अगर मैं लिखूं तो वो क्या होगा? वो होगा ना 1 -1 -1 -1। अगर मैं जी म्यू अल्फा लिखूं तो क्या होगा? वो भी यही होगा, 1 -1 -1 -1। आप में से मुझे कोई बता सकता है कि ये क्या होगा? जी म्यू न्यू, जी म्यू अल्फा, इसमें जो रिपीटेड इंडिसेस हैं उन पे क्या होगा? कौन बताएगा? इसका जवाब क्या होगा? क्या होगा जवाब? कौन बताएगा? दो मैट्रिसेस को जरा भी देना है बस आपने। खैर 1 1 से मल्टीप्लाई होगा। डायगोनल मैट्रिसेस का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि डायगोनल मैट्रिसेस में सिर्फ और सिर्फ जो नॉन जीरो नंबर आता है वो सिर्फ डायगोनल्स पे आता है, जब दोनों डायगोनल मैट्रिसेस को जरा देते हैं। तो इसका जवाब आता है, पता है क्या जी? दिस इज एग्जैक्टली दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ 1 1 1 1। इसको हम यूजुअली बाय डेफिनेशन ये लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू डेल्टा न्यू अल्फा, जो मर्जी नाम रख लेने इंडिसेस के जी। जी बिल्कुल, इसका मतलब अगर जी म्यू न्यू मेरा एक मैट्रिक्स था तो जी म्यू न्यू उसका इनवर्स था। जब दोनों को ज़रब दी तो आंसर आइडेंटिटी आ गया। ये आइडेंटिटी है, डायगोनल है 1 1 1 1, यूक्लिडियन स्पेस की आइडेंटिटी टाइप। मुझे पता है ना क्रोनिकल डेल्टा की क्या खूबी होती है, जब ये इंडिसेस सेम होते हैं इसके तो जवाब 1 होता है। तो इसी तरह किया ना, डायगोनल में जब 0 0 है 1 है, 1 1 है 1 है, 2 2 है 1 है, 3 3 है 1, ठीक है या नहीं? अच्छा हाँ, ये इंडिसेस ये शो कर रहे हैं कि ये रो है और ये कॉलम है। 0th रो 0th कॉलम का एलिमेंट क्या है? 1 है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है? -1 है। सेकंड रो सेकंड का कॉलम क्या है? -2 है एंड -3, ठीक है। सॉरी, मुझे बताना चाहिए था ये मैट्रिसेस, ठीक है, रो कॉलम इंडिसेस है। कोई सवाल यहाँ तक? किसको? जिसको मर्जी क्या लें। एक दफ़ा सेट कर लेनी, फिर नहीं करनी चाहिए। मैं अगर एक को रो एक को कॉलम कह रहा हूं तो इसी तरह पहले को रो दूसरे को कॉलम नहीं कहूँगा, ठीक है ना। दरमियान के ख्याल जो है ना वो शॉर्टकट होता है और शॉर्टकट हमेशा नुकसानदेह होता है। ठीक, कोई सवाल? अब क्लियर है? गुड। आप में से मुझे कोई ये बता सकता है कि एक्स म्यू क्या होगा फिर? समेशन अपॉन म्यू, क्योंकि रिपीटेड इंडेक्स पे। अच्छा, आइंदा जब भी इंडिसेस रिपीट होंगे इस कोर्स में मैं समेशन नहीं लिखूंगा, अंडरस्टूड हो जाएगी। आइंस्टाइन ने कहा था रिपीटेड इंडिसेस पे, डमी इंडिसेस पे समेशन है। 3 आ जाए तो आइंस्टाइन की भी बस हो जाती है। आइंस्टाइन ने भी कहा था 2 आ जाएं तो मैं हैंडल कर सकता हूं, 2 से ज्यादा सेम इंडिसेस नहीं होंगे। मैंने कहा ना आइंस्टाइन की बस हो गई, फिर आप तो कुछ नया करने चाह रहे हैं। तो 2 इंडिसेस से ज़्यादा रिपीट नहीं होंगे। ऐसा नहीं करना है कि रिपीट मोड पे लगा दें, जैसे घर में गाने सुनते लगा देते हैं ना।
वो नहीं करना। कौन बताएगा इसका जवाब क्या होगा? शाबाश शाबाश, कौन बताएगा? शाबाश। x0 का स्क्वायर, शाबाश, प्लस, अच्छा सम है ना ये वाला, जरा देखिएगा, प्लस x1 प्लस x2, बल्कि इसको भी यही कर लें, x0। एक दफ़ा ना ये चीज़ें क्लियरली देख लें सारे, ताकि ज़िंदगी में बाद में मसला ना हो कहीं इस कोर्स में। आपने ये मुझे ये कहा था कि ऊपर और नीचे वाला जीरो तो बराबर है x0 के, तो इसका मतलब है इसका आंसर तो आ गया, दिस इज इक्वल टू c² t²। आपने बताया था ऊपर वाला x1 अगर x है तो नीचे वाला x1 माइनस x है, तो इसका मतलब है इसका आंसर आ गया -x² -y² -z²। ठीक है, इसका ना एक हम चेंज करके लिखते हैं, हम लिख देते हैं कि जी कैपिटल x² इज c² t² माइनस x वेक्टर का स्क्वायर। इसको कहते हैं, ये जो बगैर वेक्टर के लिखा जाता है ना, आप इस कोर्स में हम लिखेंगे, वो 4 वेक्टर होगा। इसका मतलब है ये 4 लेंथ है, ये 4 लेंथ है c² t² माइनस x वेक्टर स्क्वायर। ct एक एक्सिस है, x y z 3 बाकी एक्सिस हैं, यानी ये 4 डायमेंशनल स्पेस है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह कि 4 डायमेंशनल स्पेस में लेंथ यूक्लिडियन की तरह की नहीं है। आपने वरना लेंथ क्या पढ़ी थी सर्कल में, x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, स्फेयर का स्क्वायर। यहां पर एक अजीब सी बात है, यहां माइनस साइन है। माइनस साइन होने का मतलब ये है कि ये माइनस साइन एक खास वजह से है, लॉरेंट्ज़ इनवेरियंस की वजह से आता है। अभी थोड़ी देर में साबित भी करते हैं कि लॉरेंट्ज़ इनवेरियंस क्या है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक सर्कल की तरह की चीज़ लग रही हो। अगर यानी ये अगर मान के चलें कि x वेक्टर एक लेंथ है, कोई एक वेक्टर लेंथ है, तीनों को जोड़ के आपने एक वेक्टर बनाया, उसके ऊपर चौथी डाली, आपने एक सर्कल ड्रा किया, तो ये सर्कल नहीं है, इसमें एक माइनस साइन है। इसको थोड़ा सा ना अगर आप इस तरह सोचें ना, अपने घर जाके अगर इसको इस कॉन्टेक्स्ट में सोचें तो शायद आपको बहुत अच्छी तरह कोई चीज़ समझ आ जाए। जो जुनेद ने कहा तो उस पर मैं भी आता हूं। क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते थे कि दिस x² इज इक्वल टू c² t² प्लस आयोटा x वेक्टर का स्क्वायर? लिख सकते थे ना आप इसको, आयोटा का स्क्वायर करते तो माइनस आता। इसका मतलब है अगर आपका टाइम एक्सिस रियल है तो आप स्पेस रियल में रख के 4 वेक्टर का स्क्वायर इनवेरिएंट नहीं बना सकते, आपको आयोटा लगाना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये माइनस साइन लगाना, जो हम साइंस चेंज करते हैं ना ऊपर और नीचे वाले के साथ, ये कन्वेंशन है, कोई ये नहीं है कि इसके बगैर रिलेटिविटी हो नहीं सकती। हो सकती है रिलेटिविटी उसके बगैर भी, अगर आप सारे स्पेशल कंपोनेंट में एक आयोटा लगा दें तो। जो सेकिराय है ना, जो उसकी किताब है एडवांस्ड क्वांटम मैकेनिक्स की, वो सारी की सारी फिजिक्स आयोटा के साथ करता है। इसका फ़ायदा पता है क्या, सारी यूक्लिडियन स्पेस की तरह लगती है। ये यूक्लिडियन लेंथ है, देखा आपने, x², एक इमेजिनरी एक्सिस है जो रियल टाइम वाले एक्सिस में ऐड होकर एक सर्कल बना रहा है, परफेक्टली फाइन, कोई मसला नहीं है। तो उसमें ये माइनस साइन छुपा लिया था आपने। हम ये नोटेशन यूज़ नहीं करते, हम ये नोटेशन यूज़ करते हैं। और कॉस्ट पे क्या पे करते हैं, ये सर्कल नहीं है, अगर प्लस होता बल्कि एक हाइपरबोलिक स्ट्रक्चर है। बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है, दिस इज हाइपरबोलाइड अगर 4 डायमेंशन है। कोई सवाल यहाँ तक? ये चीज़ें पहले पढ़ी हुई हैं आपने एक दफ़ा स्पेशल रिलेटिविटी में, क्यों भाई? अगर कोई सवाल है यहाँ तक तो प्लीज़ पूछ लें, कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ पूछ लें किसी को। हाँ, ये माइनस साइन ख़त्म हो गया ना। सर्कल, लेकिन ये सर्कल किसी काम का नहीं है, ये किसी कॉम्प्लेक्स एक्सिस में घुसना पड़ेगा आपको, है ना। तो इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स एक्सिस का सर्कल जो है वो रियल एक्सिस के हाइपरबोलाइड की तरह की चीज़ ही लग रही है। अजीब सी बात है ना। एट द एंड ऑफ द डे आपको हटाना पड़ेगा, बिल्कुल फिजिकल चीज़ के लिए आपको हटाना पड़ेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक कह रहे। ये तो दिल को बहलाने के लिए रखा ना हमने, है ना। सिर्फ ये बताना था कि आपको मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ कन्वेंशंस यूज़ की जाती हैं। अमूमन हम लोग लिख लेते होते हैं, आजकल जो मॉडर्न बुक्स पढ़े ना उसमें लिखते हैं कि जी
1 -1 -1 लिखना ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है। ये मिन्कॉव्स्की स्पेस में जाना ज़रूरी नहीं है। आप यूक्लिडियन में कॉम्प्लेक्स एक्सिस में जाके भी सारे का सारा काम कर सकते हैं। हाँ, वो 4 डायमेंशन यूक्लिडियन विद आयोटा एक्स, बिल्कुल बिल्कुल। वो नहीं कहते कि मिन्कॉव्स्की स्पेस है। जो मिन्कॉव्स्की वाले हैं ना, वो स्पेस टाइम नहीं कहते, वो कहते हैं दिस इज अ मिन्कॉव्स्की स्पेस। वो अंडरस्टूड उनके पास कि मिन्कॉव्स्की 4 डायमेंशनल स्पेस है। ठीक है, कोई सवाल यहाँ तक? उधर क्या करना है? हाँ हाँ, खैर है, कोई बात, जहाँ जो मर्जी कह लें आप, बस अपने कहें पे कायम रहें। ये नहीं कि दरमियान में अपनी ज़ुबान बदल लें। एक्चुअली जनरल रिलेटिविटी में तो इसलिए भी नहीं कहा जाता कि स्पेस जो है वो एक डायनामिक चीज़ है। ये दोनों एक स्टैटिक स्पेस चीज़ें हैं। ये 1 और -1 रहती हैं। स्पेस बजाते खुद डिफॉर्म नहीं होती। अगर स्पेस डिफॉर्म हो जाती है तो फिर मैं, स्पेस से मुराद स्पेस टाइम, तो फिर मैं ये नोटेशन यूज़ नहीं करूँगा। नहीं, फिर तो ये मैं चेंज ही नहीं कर, मुझे नहीं पता नहीं फिर क्या होगा। फिर कोई ना कोई मुझे स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा, आइडेंटिटी से हटना पड़ेगा। तो इसलिए वो मेरा तो सब्जेक्ट नहीं है जनरल रिलेटिविटी, और मुझे आती भी नहीं। कोई सवाल किसी का? प्लीज़, सुभान, कोई सवाल है तो पूछ लो। समझ आ रही है यार? हैं? आ रही है? आप जब सवाल नहीं पूछते तो मुझे लगता है आपको कुछ समझ नहीं आ रही। आप ये सिर्फ आपके लिए नहीं मैं कह रहा, इन जनरल कह रहा हूँ। नहीं? गुड टू गो? ओके, चले। ये तो हमने नोटेशन सीखी। मैंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आपको 2 पोस्टुलेट्स बताए थे। रोशनी सारों की रोशनी है और एक ही है, बशर्ते कि इनर्शियल फ्रेम में रहें। फिजिक्स के कवानीन सबके एक ही हैं, बशर्ते कि एक ही जैसी तरीके से मेजरमेंट करें, इनर्शियल फ्रेम्स में। तो इसमें कोर कॉन्सेप्ट इनर्शियल फ्रेम्स का है। आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में भी ये पढ़ा था कि अगर फ्रेम इनर्शियल ना हो तो बड़े मसले बन जाते हैं ना। जो चीज़ें आप सीधी करके फेंकते हैं वो आपको लगता है कि ऐसे करके गई हैं ना, उसमें मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स टाइप लगती हैं ना। हाँ, तो सूडो फोर्सेस लगती हैं जो फ्रेम के एक्सेलरेशन की वजह से सिस्टम में आती हैं। एक चींटी जो वैसे आपको सीधी चलती दिखाई देती है एक मूविंग डिस्क पे, आप देखते हैं लाइन लगाती है, आप कहते हैं ऐसे सीधी नहीं जा रही, डिस्क मूव करे तो आपको लगता है ऐसे जा रही है ना, अपने लिहाज से बेचारी सीधी जा रही होती है। तो एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जब आप ऑब्जर्वेशन करते हैं तो इवन लाइन ऑफ एक्शन भी, दोनों की लाइन ऑफ मोशन भी चेंज हो जाती है। चले, सवाल ये पैदा होता है कि आपने एक फ्रेम में मेजरमेंट की और किसी दूसरे फ्रेम में मेजरमेंट की, वो दोनों आपस में कैसे रिलेटेड है। अभी तो जो आपने चीज़ देखी वो ये देखी कि एक कंट्रावेरिएंट वेक्टर है और एक कोवेरिएंट वेक्टर है, वो आपस में कैसे रिलेटेड है। अभी तक ये नहीं देखा कि एक ही फ्रेम का वेक्टर दूसरे फ्रेम में ले जाके जाया जाए तो कैसा दिखेगा। इसकी मिसाल ये है कि फ़र्ज़ कीजिए आपके पास एक फ्रेम था। फ्रेम क्या होती है? फ्रेम हर वो चीज़ है जिसमें आप कोई मेजरमेंट करते हैं, जिसमें कोई इवेंट अकर होता है। हम कहते हैं ये कोई फ्रेम है जिसमें टी और एक्स है और एक्स वेक्टर है। 4 डायमेंशन में आप क्या ड्रा करूँ? ऐसे ही ड्रा करूँगा ना, टी और एक्स वेक्टर। ये एक्स 4 हैं, चारों एक्सेस एक दूसरे के इंडी परपेंडिकुलर है। मैं आप जी मैं चलो जी, आप जिस कन्वेंशन में कहते हैं मैं इस तरह कर ले, चलो ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर एक काम करते हैं, चलें फिर एक काम करते हैं, ये टी है और ये एक्स है, बाकी सारी डायमेंशंस परपेंडिकुलर हैं। आपने ये चीज़ नोट की होगी जब आप गाड़ी पे जा रहे हों तो एनोलॉजी गलत है लेकिन समझने के लिए ठीक है। बाज़ औक़ात गलत चीज़ भी सही चीज़ समझने के लिए काफ़ी होती है। आप रोड के करीब से गुजरे हैं, आप देखते हैं दरख्त लगे हुए हैं, दरख्तों के दरमियान में काफ़ी फासला है। आप देखते हैं जूं जूं गाड़ी तेज़ हो जाना शुरू होती है, आपको ये तो नहीं लगता कि दरख्तों की हाइट कम हो गई है, हाइट आपको होती लगती है, लेकिन आपको ये लगता है कि दरख्तों के दरमियान में फासला कम हो गया। इसका मतलब रिलेटिविटी में जिस एक्सिस में आप मूव करते हैं वो एक्सिस तो आपको छोटा बड़ा नज़र आ सकता है, लेकिन बाकी एक्सिस जो हैं वो चेंज नहीं होते। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक ऐसे फ्रेम में, एक ऐसी बस में बैठ जाता जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रही है और उस फ्रेम को मैं एक्स प्राइम कह देता और इसको मैं टी प्राइम कह देता,
और अगर कोई मेजरमेंट मैं इस फ्रेम में करता और कोई मेजरमेंट मैं इस फ्रेम में करता तो जो चेंज आती है वो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही आती, बाकी सारी डायमेंशंस वाई जेड में कोई तब्दीली ना आती। रोड की साइड पे जो ब्लॉक पड़े होते हैं ना, वो छोटे तो नज़र आ सकते हैं, ऊंचे उतने ही नज़र आते हैं। तो इसका मतलब है इस फ्रेम को मैं कहूंगा कि ये एक एस प्राइम फ्रेम है मेरा, जो मूविंग फ्रेम है और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी है टूवर्ड्स द राइट। इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। जी नहीं, जब हम ड्रा करते हैं ट्रैजेक्टरी तो स्पेस टाइम में ड्रा करनी है, तो हमें स्पेस का हिसाब रखना है, टाइम भी बदलता है। ये मैंने 4D की है, मैं बाकी 3 ड्रा नहीं कर सकता था ना, बाकी परपेंडिकुलर है इनके पर, जैसे मर्जी ड्रा करें, मुझे नहीं पता कैसे ड्रा होंगे। मैथमेटिकली ठीक है, मैथमेटिकली अगर इंडिपेंडेंट है तो परपेंडिकुलर है। नहीं, जुदा जुदा नहीं है, फैब्रिक में दोनों हैं। हाँ हाँ, यहाँ स्पेस जो है ना वो एक्स और टी दोनों से, स्पेस और टाइम दोनों से जानी जाती है। स्पेस और टाइम अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, एक को छेड़ेंगे दूसरा छेड़ेगा, अभी पता चलता है थोड़ी देर में। हाँ क्यों? हाँ लिंक इस तरह है, ऐसे लिंक है, ऐसे करके 2 हैं, ठीक है, और ऐसे करके उनमें ड्रा कर लें, 2 लाइनें लगाएं जो उनके टेंजेंट होंगी, तो वह लाइट कोन बन जाएगी, है ना। हाइपरबोलाइड के साथ जो टेंजेंट लाइन ऐसे करके ड्रा करते हैं ना, वो लाइट कोन बना देती है, ठीक है। तो अकेली कोई चीज़ नहीं है, स्क्वायर करके देखेंगे, स्क्वायर अगर ना बदलें तो चीज़ें नहीं बदलेंगी। मैं भी उस पर आता हूँ, ठहरो ज़रा, क्विकली आज ये ख़त्म करेंगे इस टॉपिक को ताकि अगले में हम कुछ नया शुरू कर सकें। अच्छा, मैंने कहा जी कि फ़र्ज़ कीजिए इसके अंदर जो 4 वेक्टर है वो एक्स म्यू है, एक्स, और इसके अंदर जो है वो एक्स प्राइम है। इसका मतलब है जो मूविंग फ्रेम का 4 वेक्टर है उसको मैं इस फ्रेम से रिलेट करना चाह रहा हूँ, एक्स म्यू से, एंड आई कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ अ लॉरेंट्ज। लैम्डा इज अ लॉरेंट्ज मैट्रिक्स, 4x4 का मैट्रिक्स है, 4 रोज है, म्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, 4 कॉलम है, न्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। यह बात आप याद रखिएगा, इसके ऊपर कोई इंडेक्स है? कोई इंडेक्स नहीं है ना, इसका मतलब स्केलर है ना, स्केलर नहीं बदलते, एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाते हैं। तो इसका मतलब है अगर आप किसी चीज की लेंथ इस फ्रेम में मेजर करें और लेंथ इस फ्रेम में मेजर करें, लेंथ सेम होगी, लेकिन 4 लेंथ बिल्कुल एक की दूसरे में जाके मेजरमेंट करते हैं तो चीजें खराब होती हैं। इसका मतलब यह है कि अगर मैं ये चीज कैलकुलेट करूं एक्स प्राइम म्यू और एक्स प्राइम म्यू, इसका जवाब क्या होगा? इसकी जगह मैं लिख सकता हूं ना कि ये है जी लैम्डा म्यू न्यू, ये वाला, और एक्स न्यू, और अगली चीज क्या बन गई? लैम्डा म्यू अल्फा। जो इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट होता है ना उसको मैं बाहर की तरफ लिखता हूं अपनी आसानी के लिए, जो इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसको मैं बाहर की तरफ लिख रहा हूं, ये देखें थोड़ा सा बाहर करके, वैसे ना भी करें तो खैर है, कोई बात नहीं। अच्छा, ये किसके बराबर? अच्छा, ये मैट्रिक्स नहीं है, ये उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं, नंबर्स हैं ये सारे। तो इसका मतलब है इसकी जगह मैं लिख सकता हूं लैम्डा म्यू न्यू, लैम्डा म्यू अल्फा, एक्स न्यू, एक्स अल्फा, है ना। लेकिन ये तो एक्स प्राइम स्क्वायर्ड है ना, क्योंकि एक्स प्राइम 4 वेक्टर का स्क्वायर है ना ये वाला। लेकिन हमें पता है एक्स प्राइम स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर के बराबर होना है, क्योंकि लेंथ तो नहीं चेंज होती, 4 लेंथ। इसका मतलब है एक ही सूरत में ये चेंज नहीं होंगे अगर ये चीज किसके बराबर आ जाए, दिस इज डेल्टा न्यू अल्फा, अगर ये बन जाए एक्स न्यू और एक्स अल्फा, दिस इंप्लाइज इज, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं एक्स अल्फा जो कि एक्स स्क्वायर के बराबर है, क्योंकि ये जब भी न्यू और अल्फा बराबर होंगे तो हर अल्फा की जगह न्यू लिख दें या हर न्यू की जगह अल्फा लिख दें, एक ही बात है, ठीक है। कुछ गुम हो गए किसको? ये वाली, ये वाला, ये कुछ नहीं किया ना, ये एक्स न्यू लिखा हुआ, ये एक्स अल्फा, दोनों को इकट्ठा कर लिया ना, इन दोनों मैट्रिक्स एलिमेंट्स को इकट्ठा कर लिया, इनको इकट्ठा। अब मैंने कहा चूंकि ये एक्स प्राइम स्क्वायर्ड एक्स स्क्वायर्ड के बराबर होना है, 4 लेंथ नहीं बदलती, स्केलर नहीं बदलते ना,
एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में। एक ही सूरत हो सकती है जब ये क्रोनिकल डेल्टा के बराबर हो जाए। इसका मतलब है लैम्डा म्यू अल्फा, लैम्डा न्यू अल्फा जो है वो, या लैम्डा म्यू न्यू, लैम्डा म्यू अल्फा जो है डेल्टा न्यू अल्फा के बराबर है। वैसे आपने पढ़ा हुआ है ये चीज़ पहले ज़िंदगी में, है ना। ये एक मैट्रिक्स है, इसकी म्यू रोज है, इसकी म्यू कॉलम्स हैं, तो इसका इन्वर्स है ना। तो इसका मतलब है लैम्डा को लैम्डा के इन्वर्स से ज़रब दिया आपने, तो जवाब क्या आया था? 1। किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से जवाब दें तो 1 नहीं आता है ना। तो लैम्डा लैम्डा इन्वर्स इज 1। कितने आराम से प्रूफ हो गया ना, है ना। पक्की बात है। क्या मैंने कहा? जी नहीं कहा मैंने। हाँ, मैंने कहा इसकी म्यू रोज हैं, न्यू कॉलम्स हैं, शाबाश। इसकी म्यू कॉलम्स हैं, न्यू रोज हैं, तो एक की रो दूसरे के कॉलम के बराबर हो गए, मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं, लेकिन इन्वर्स लिखे हुए ना दोनों एक, या ट्रांसपोज, जो मर्जी कह लें, ट्रांसपोज भी कह सकते हैं। अगर बिल्कुल अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इन्वर्स ट्रांसपोज के बराबर बन जाता है। ठीक ठीक, गुड गुड, क्लियर होगी बात? कोई सवाल? अच्छा, मैंने फिर क्या चीज़ यहाँ से नतीजा क्या अखज़ किया कि लैम्डा म्यू न्यू, लैम्डा म्यू अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा न्यू अल्फा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर लैम्डा, एक सवाल तो ये पैदा हो सकता था, आप मुझे कहते भाई आपको क्या ज़रूरत पड़ी है, आप 2 आइडेंटिटी मैट्रिसेस को ज़रब दे देते तो जवाब आइडेंटिटी आ जाता। आपको किसने इतना प्रोवोक किया कि भाई आप आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी भी हो सकते हैं। मेरे ज़हन में तो ये भी एक सवाल आ सकता है ना कि एक भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता, दूसरा भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता। इसका मतलब है मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं जी लेट्स चूज, आपकी इस हुज्जत को तमाम करने के लिए लेट्स चूज लैम्डा म्यू न्यू इज इक्वल टू डेल्टा म्यू न्यू प्लस एप्सिलॉन म्यू न्यू। आइडेंटिटी से थोड़ा सा डिफरेंट है, वेयर एप्सिलॉन म्यू न्यू इज वेरी स्मॉल नंबर, इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। एप्सिलॉन जो है इतनी छोटी है कि इसके स्क्वायर को मैं इग्नोर कर दूंगा। ज़रा देखिए क्या जवाब बनेगा। आपने क्या किया, आपने कहा मैंने इसको आइडेंटिटी से थोड़ा सा मुख्तलिफ लिखा। ज़रा देखिएगा इसका क्या जवाब आएगा, आंसर क्या आएगा ज़रा। लैम्डा म्यू न्यू, लैम्डा म्यू अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा म्यू अल्फा। ये आप मुझे कह चुके हैं कि इसके बराबर है। वहाँ से ज़रा देखिएगा क्या चीज़ निकलेगी, यहाँ से गौर से देखना है। क्या आंसर आ गया इसकी जगह? डेल्टा म्यू न्यू प्लस एप्सिलॉन म्यू न्यू। ये वाहिद लेक्चर है जिसमें हम सब ज़्यादा इंडिसेस लिख रहे हैं। इसके बाद क्वांटम फील्ड थ्योरी में इंडिसेस कोई नहीं है, उसके बाद शायद ही आए कहीं आगे जाके, शायद आज तो आ जाए, लेकिन इतने नहीं आएंगे। इनटू डेल्टा म्यू अल्फा प्लस एप्सिलॉन म्यू अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा म्यू अल्फा। एग्री करते हैं मेरी इस बात से आप लोग? क्यों भाई? अब इनको कॉन्ट्रैक्ट करें, ये दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट होके क्या देंगे, रोज और कॉलम ख़त्म हो जाएंगी। क्या आंसर आ जाएगा? दिस बिकम्स डेल्टा म्यू अल्फा। म्यू ख़त्म हो गया, म्यू की जगह क्या आ गया? न्यू आ गया ना, तो न्यू अल्फा। जब ये होगा तो म्यू की जगह क्या आएगा? एप्सिलॉन म्यू अल्फा। एग्री करते हैं मेरी इस बात से? ये इसके साथ जब लगा, म्यू से म्यू कॉन्ट्रैक्ट हो गया, म्यू की जगह न्यू आ गया। कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब है सम हो गया। सम में ये सम उसी वक्त एग्जिस्ट करता था जब म्यू और न्यू आपस में बराबर होते, वरना तो एग्जिस्ट ही नहीं करना था इस सम ने। प्लस अब इसको ज़रब देते हैं, इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ म्यू की जगह क्या आ जाएगा? अल्फा आ जाएगा। सो एप्सिलॉन अल्फा न्यू प्लस ऑफ द ऑर्डर ऑफ एप्सिलॉन स्क्वायर्ड इज डेल्टा न्यू अल्फा। ये दोनों तो एक ही जैसे हैं, तो दोनों ख़त्म ही हो गए। यहाँ से आपने क्या नतीजा अखज़ कर लिया भाई? अगर एप्सिलॉन बहुत छोटा नंबर है तो ये तो ख़त्म हो गया। तो यहाँ से आपको ये पता चला कि इधर लिखता हूँ मैं, अच्छा अगर आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टी हो इन चीज़ों में तो आप मुझसे आके रूम में भी डिस्कस कर सकते हैं, वरना चंद लोग आपके साथ हैं जिन्होंने ये चीज़ें पहले इस तरह की हुई हैं अभी तक वाली। उनमें अज़हर हैं, फैज़ान हैं, जुनेद हैं और सैफुल्लाह हैं। ठीक है, इनसे आप डिस्कस कर सकते हैं अगर मुझसे पूछने में शर्माएं तो। इसका मतलब यह है कि यहाँ से ये चीज़ पता चलती है आपको कि एप्सिलॉन न्यू अल्फा प्लस एप्सिलॉन
अल्फा न्यू इज इक्वल टू 0। कमाल हो गया है ना। अच्छा, अगर ये इसमें मैं इंडिसेस को ऊपर ले जाऊं तो ये, या ऊपर वालों को नीचे ले आऊं, जैसे मर्जी कर लें, तो ये लिखा हुआ है एप्सिलॉन न्यू अल्फा प्लस एप्सिलॉन अल्फा न्यू इज इक्वल टू 0। और एप्सिलॉन, हाथ खड़ा करना है जी, बोलना नहीं है। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछना चाहूंगा इसका क्या मतलब है तो 4x4 मैट्रिक्स, लेकिन किस तरह का 4x4 मैट्रिक्स है? अगर उसके रो कॉलम को इंटरचेंज करें तो एक नेगेटिव साइन आता है। ऐसे मैट्रिसेस को कौन से मैट्रिसेस कहते हैं? एंटीसिमेट्रिक। दिस मीन्स शाबाश। सो दिस मीन्स, दिस एम्प्लाइज एप्सिलॉन इज एन एंटीसिमेट्रिक 4x4 मैट्रिक्स। जी 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 जी, नहीं, उसमें हमने चेंज ली है, उसमें हमने स्मॉल चेंज ली है। आप देखिएगा, इनफाइटेसिमल किया, बिल्कुल। अभी आप देखिएगा इसके कॉन्सिक्वेंस निकलते क्या है, जरा देखिएगा, मुझे खत्म कर रहे हैं, आप देखिए जरा इसके कॉन्सिक्वेंस क्या निकलते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है इसके कॉन्सिक्वेंस। अभी आप ठहर जाए, ये पंकारे पूरा अलजबरा है ये वाला। अभी आप देखिएगा, जो आप लेके चल रहे हैं वो तो एक खास चॉइस थी। ये तो आपने डाला, उसमें बूस्ट भी डाला, आप रोटेशन भी, आप देखते हैं रोटेशन देते हैं, अपने बूस्ट तो डाले ही नहीं था। हाँ, ये बूस्ट डाला है। अभी मुझे डालने दें सारा कुछ, पूरा मैट्रिक्स लिखने दें आप। ये एक होता है प्रॉपर लॉरेंस मैट्रिक्स, एक होता है लॉरेंस मैट्रिक्स। दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें बनती थी जब हमने पिछले कोर्स में बड़ी डिटेल से किया था ये। तो इसका मतलब क्या जवाब आ गया यहाँ पर इसका? लैम्डा म्यू न्यू प्लस एक एंटीसिमेट्रिक, एक 4x4 एंटीसिमेट्रिक मैट्रिक्स के कितने इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स होंगे? एक एंटीसिमेट्रिक मैट्रिक्स का कैसे पता चलता है? मैट्रिक्स अगर आपको एक लिख के दिया हुआ है लंबा 100x100 का, आपको कैसे पता चलेगा कि वो एंटीसिमेट्रिक मैट्रिक्स है? उसके डायगोनल पे 0 होगा। क्यों? आप देखें ना, एप्सिलॉन 0 0 इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन 0 0। एक ही चीज़ है जो अपने नेगेटिव के बराबर हो सकती है, 0। इसका मतलब है एप्सिलॉन 0 0 भी 0 है, एप्सिलॉन 1 1 भी 0 है, एप्सिलॉन 2 2 भी 0 है, और एप्सिलॉन 3 3 भी 0 है। इसका मतलब अब आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स है, आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके यहां भी 0 है, यहां भी 0 है, यहां भी 0 है और यहां भी 0 है। अगर आप यहां पर कोई एलिमेंट लिखते तो वह बिल्कुल इसके माइनस के बराबर होता। अगर कोई यहां पे एलिमेंट लिखते तो वो क्या होता? वो बिल्कुल उसके माइनस के बराबर होता। इधर वाले जो एलिमेंट्स हैं आपके, वो बिल्कुल इधर के, अच्छा ये कर लेते हैं ऐसे करके, बिल्कुल उसका मिरर है, बिल्कुल सही बात है। अब नीचे 3 बनाने पड़ने हैं। तो कितने इंडिपेंडेंट हुए? 1 2 3 4 5, छठा किधर गया? ओहो, कुछ गलत बना दिया मैंने। हाँ, कुछ गलत बना दिया मैंने, बिल्कुल सही। यहाँ पे 2 आएंगे और यहाँ पे 1 आएगा। अब 6 पूरे हुए हैं, बहुत शुक्रिया। इसका मतलब है ये 6 पता हो आपको तो ये 6 उन्हीं का माइनस है। मैं इनको रिलेट करूँगा आगे जाके आपके साथ, आपके लिए लॉरेंस बूस्ट के साथ और रोटेशंस के साथ। यू विल सी इट मीन्स इट हैज़ 6 जनरेटर्स। ठीक है, 6। आपने जब इनफाइटेसिमल चेंज लाई तो 6 जनरेटर्स भी आए थे आपके। वो ये बात जनरेटर्स वाली बाद में करेंगे, अभी मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको, अभी आप थोड़े से नए हैं। हाँ ठीक है, क्लियर होगी कि आप चेंज कर सकते हैं। इसमें पंच लाइन इस पूरे मैथमेटिक्स में क्या है, आप लैम्डा को थोड़ा सा बदल सकते हैं आइडेंटिटी से, बशर्ते कि उसमें कोई जो मैट्रिक्स ऐड हो वो एंटीसिमेट्रिक हो, बस दैट्स ऑल। इसलिए तो कह रहे हैं डायगोनल नहीं चेंज होगा। देखा अब आपने, डायगोनल मैट्रिक्स का वही रह रहा है, बाकी जो चेंज आ रही है आती रहे।
कोई सवाल यहाँ तक किसी का? वो नहीं चेंज होगा, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। कोई सवाल? तो इसका मतलब 2 4 वेक्टर को जब आप म्यू म्यू करके लिखें तो जवाब इनवेरिएंट आता है, यानी एक्स म्यू के बराबर है, एक्स म्यू एक्स स्क्वायर के बराबर है और एक्स प्राइम स्क्वायर के बराबर है। मूविंग फ्रेम और स्टेशनरी फ्रेम में जो 4 लेंथ्स हैं वो नहीं बदलती। लेकिन हमें तो पता है कि ये तो पोजीशन है ना किसी पार्टिकल्स की, हमें पता है, हमें एक्स पता हो और अगर पार्टिकल मूव कर रहा हो तो वो एक्स से डी एक्स में चेंज हो जाता है। क्यों? मोशन में पार्टिकल के पास कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। मोशन होने के लिए ज़रूरी है कि पार्टिकल का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम बदले, पर स्पेशल रिलेटिविटी के अंदर टाइम और पोजीशन दोनों बड़ी स्पेशल हैं। किसका टाइम किसकी पोजीशन? आपका टाइम आपकी पोजीशन, मेरा टाइम मेरी पोजीशन, ठीक है ना। बस इसमें यह बहुत बड़ा प्रॉब्लम है स्पेशल रिलेटिविटी में कि आप नहीं कह सकते कि आप मेरी पोजीशन देख रहे हो अपने टाइम के हिसाब से। यानी फिजिक्स में जब चीज़ें स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं तो फिजिक्स के अंदर स्पेस और टाइम के ज़ाती जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, आपकी ज़ात से जुड़े कॉन्सेप्ट्स अब आपके ख़त्म हैं। तो वो जो मेरी चीज़ें हैं उनको अगर आप मेजर करने की कोशिश करेंगे और आप उसी तरह एक्सपेक्ट करेंगे कि जिस तरह आपके हैं, तो ठीक नहीं है बात। मेरी और आपकी जो मेजरमेंट्स हैं वो एक लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से जुड़ी हुई हैं। आई विल डू इट, आई एम गोइंग टू डू इट। लेकिन सबसे पहले मुझे एक चीज़ और कर लेने दें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है कोई, तो प्लीज़ इस मैथमेटिक्स से रिलेटेड तो पूछ ले। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो। अच्छा, अब अगर एक पार्टिकल स्पेस टाइम में मूव करता है तो हम कहते हैं वो जिस जगह पे मूव करता है उसकी मोशन की जो लाइन होती है उसको कहते हैं वर्ड लाइन। सो वर्ड लाइन क्या है? वर्ड लाइन डिफाइंस द ट्रैजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल इन स्पेस टाइम, इन अ स्पेस टाइम फैब्रिक। स्पेस टाइम के अंदर उसकी रिप्रेजेंट करता है उसकी वर्ड लाइन को। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये मान के चलूँ कि हमारे पास मोमेंटम है, तो मोमेंटम किसके बराबर होता है? किसी को याद है? पी वेक्टर इज क्लासिकल मैकेनिक्स में बस ये आखिरी 2 डेफिनेशंस हैं जिनसे बहुत कुछ निकलेगा। आपको पता है पी वेक्टर किसके इक्वल होता है? एम टाइम्स वी वेक्टर, और ये एम डी एक्स ओवर। ये देखिए आपने इंडिपेंडेंटली छेड़ा है दोनों को। आपने कहा एक्स और चीज़ है, टी और चीज़ है, लेकिन एक्स टी का फंक्शन है। यहां फंक्शनल डेफिनेशन बदलने वाली है अब आपकी। ये पार्टिकल, अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है, एक पार्टिकल जिसका मास m है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो जो मोमेंटम वो कैरी करेगा वो mv होगा। कैसे मुझे पता चलेगा मोमेंटम कैरी करेगा? अगर मैं उसे किसी चीज़ से जाके टकराऊं तो क्या होगा? मुझे फील होगा। नहीं, मैंने कहा कि मैंने ये कहा था, अश्यूम नहीं किया था, मैंने कहा कि लैम्डा लैम्डा इनवर्स आइडेंटिटी के बराबर है। लेकिन आपने जब वो जो इक्वेशन लिखी उसमें आपने अज्यूम किया कि दोनों एप्सिलॉन सेम है। सेम नहीं है, एक दूसरे का माइनस है। नहीं, आई मीन के एक डिफरेंस बात करें ना, जो आपने ब्रैकेट में इक्वेशन लिखी थी ऑर्डर ले करके वो आप दोबारा लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने ये कहा था कि लैम्डा म्यू अल्फा जो है, अगर हमने लेंथ को प्रिजर्व रखना है तो ये इसके बराबर है। अब एक बंदा मुझसे सवाल ये पूछ सकता है कि भाई आप ये क्यों चाहते हैं कि ये इसके बराबर हो? आपको क्यों लगता है इसके आप एक चॉइस आपकी होनी चाहिए थी कि आप इसको आइडेंटिटी चूज कर लेते। आप कहते इसको आइडेंटिटी चूज कर लें। मैंने कहा चले, आइडेंटिटी तो एक स्पेशल चॉइस है। मैं आइडेंटिटी नहीं रखता, मैं आइडेंटिटी से थोड़ी सी मुख्तलिफ रखता हूं। मैं रखता हूं कि दिस इज डेल्टा म्यू न्यू प्लस एप्सिलॉन म्यू न्यू डेल्टा म्यू अल्फा। यहाँ पे आपने जो फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन है,
ये पर्टर्बेशन ना इसको पर हाँ हाँ बेसिकली अब आप एक तरह से अज्यूम करेंगे ये मैट्रिक्स और वो मैट्रिक्स सेम है तो फिर इसका फर्क है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैंने शॉन कार्ल की बुक में डेरिवेशन की थी कि जो जब आप इनवर्स मैट्रिक्स में जब आप लेते हो ना फर्स्ट ऑर्डर टर्म वो माइनस के साथ आता है। नहीं मैं नहीं मानता। मैंने जो लिखा बिल्कुल ठीक लिखा, मैंने जो लिखा बिल्कुल ठीक लिखा, मैंने जो लिखा बिल्कुल ठीक लिखा, इसमें कोई गलत नहीं चीज़। वो रिजल्ट वो है जो आपका लिखा हुआ है, वो आपको बता रहा है कि जो आपका ये वाला है और ये वाला है ये एक दूसरे का उलट है। निकल आया ना जो आप कह रहे थे, ये देखें। ना 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 क्या हो गया, क्यों, ये लेना। वो कहता है आपकी चॉइस है जिसको आप कह रहे हैं, अगर अल्फा और न्यू को बदलेंगे तो माइनस साइन आएगा। सीरीज एक्सपेक्ट करते हो 1 प्लस कोई उसका फर्स्ट ऑर्डर टर्म आता है, फिर जी ऑफ एक्स को आप एक्सपेंड करते हो 1 प्लस कोई टर्म आती है। आपने इन सम सेंस आपने अज्यूम कर लिया कि जो जी ऑफ एक्स में फर्स्ट ऑर्डर टर्म है एफ ऑफ एक्स का फर्स्ट ऑर्डर टर्म है आप कि वो सेम नहीं है ना, नहीं है ना। आप मैट्रिक्स के अपने कंपोनेंट एलिमेंट्स है ना, तो मैंने ये भी तो एलिमेंट्स है, मैट्रिसेस तो नहीं है ये भी। दीज आर नॉट मैट्रिसेस, दीज आर मैट्रिक्स एलिमेंट्स। मैं एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं। हाँ कोई बात नहीं, मैं नहीं ये वो तो बड़ी आपने मैं पहले कर, वो तो बड़ी स्पेशल चॉइस है कि आप माइनस खुद से ला रहे हैं। मैं कहता हूं मैं क्यों स्पेशल चॉइस करूं, मैं जब भी पर्टर्बेशन खोलता हूं एक ही तरीके से खोलता हूं चीज़ों को, मैं एक ही जैसे। हाँ बेशक मुझे पता है, जब आप शेन करवाल की बात करें, अब सिडनी कोलमैन किसी के भी लेक्चर देखें वो हमेशा इसी तरह लिखते हैं सारे, फर्स्ट ऑर्डर में रिलेट हो जाती है कि ये इसके माइनस के बराबर है। मैं अभी तक कुछ भी डिफाइन नहीं कर रहा, ये बूस्ट है, ये रोटेशन है। मैं कहता हूँ ये 6 एलिमेंट्स हैं, 6 में से 3 क्या हैं, 3 क्या हैं वो बाद में कहूँगा। मैं कह रहा हूँ ये 3 ऐसे हैं जो इस तरह के हैं, बस एक ही सूरत है। जी जुनेद आप कुछ कहना चाह रहे थे। निगलेक्ट कर दिया, वही चीज़ बन गई। एक्सपेंशन नहीं की हमने कहा नहीं, आप उस एक्सपेंशन ना समझिए। हमने कहा हमने आइडेंटिटी से थोड़ा सा बदला है उसको, एक स्मॉल पैरामीटर चेंज, दिस इज नोन एज अ पैरामीट्रिक चेंज। एग्जैक्टली हमने कहा उसमें एक थोड़ी सी टर्म डाली, दोनों में ऐड की, ए प्रायरी चॉइस नहीं है। देखें आप एक सेट माइंड, बाइस्ड माइंड के साथ जा रहे हैं, ये कहते हुए कि एक ही चेंज अगर पॉजिटिव है तो दूसरे की उतनी ही नेगेटिव होगी ताकि आइडेंटिटी ना हो। मैं कहता हूं मैं नहीं मानता, मैं नहीं कहता कि ये मुझे इस तरह करना चाहिए। मैं कहता हूं मैं जो मर्जी आर्बिट्रेरी ऐड करूं, ये भी ऐड करूं, ये भी ऐड करूं, एट द एंड ऑफ द डे अगर मैंने सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर चेंज लेनी है तो फर्स्ट ऑर्डर के अंदर अगर एक के अंदर पॉजिटिव चेंज आई है तो दूसरे में उतनी ही नेगेटिव साइन के साथ चेंज आ रही है, उतनी ही नेगेटिव के साथ, क्योंकि इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, इसको तो कोई टेंशन नहीं है, ये बेशक ऊपर नीचे होता रहे। ठीक है, हाँ देखें मेरा बिल्कुल सही बात है। मैं ये कह रहा हूं कि आपने एक मैट्रिक्स लिखा जिसके डायगोनल में 1 1 1 है, आपने उसमें कोई चेंज लाई, आपने कहा उसके ऊपर के एलिमेंट 1 प्लस ए प्लस ए प्लस ए हैं। मैं कहता हूं कोई बात नहीं, नीचे वाले माइनस ए माइनस ए माइनस ए होंगे टू द फर्स्ट ऑर्डर। ये सारी चीज़ें बदल जाएंगी अगर आप सेकंड ऑर्डर टर्म लेंगे, तो आप कोई ऐसा कंक्लूजन नहीं ड्रा कर सकेंगे अगर इफ़ यू कंसिडर दी सेकंड ऑर्डर टर्म। ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर पे है, और फर्स्ट ऑर्डर पे मैं ताहा की बात से एग्री करता हूँ, इसके साथ एक माइनस साइन लोग शुरू में लिख लेते हैं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं अब क्यों कहूँ कि ये मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मुझे पता है जो भी बन रहा है एक मैट्रिक्स में एक ऐसा मैट्रिक्स ऐड हो रहा है कि और उसके 6 कंपोनेंट हैं 4x4 के, तो वो डायगोनल को नहीं छेड़ते। डायगोनल को छेड़ते तो मुझे मसला हो जाता, क्यों, अगर डायगोनल छेड़ता तो लेंथ का मसला बनता। चलें दाह लेक्चर के बाद भी डिस्कस कर लेंगे, 2:20 पे लेके वो एग्जाम के दौरान, ठीक है ना। अच्छा जी चले, मैं कहाँ से कहाँ निकल गया। मोमेंटम की डेफिनेशन है mdx/dt। अच्छा अब यह सवाल पैदा होता है कि अगर एक पार्टिकल मूव करता है तो उसकी अपनी घड़ी का भी टाइम है। आपका पता है मूविंग फ्रेम में अभी जो आपने चीज़ पढ़ी थी, आप कहते थे कि अगर 1-2 इवेंट होता है, एक इवेंट यहाँ होता है, एक इवेंट और यहाँ से अब
मूव करके आता है किसी तरीके से, तो आप कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान में जो फासला है वो डी एक्स म्यू है स्पेस टाइम में। आप मुझे ये कह सकते हैं कि जी अगर एक पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसके स्मॉल डिस्टेंस में देखूं, अगर डी एक्स प्राइम म्यू, डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, डी एक्स प्राइम म्यू स्मॉल इनफाइटेसिमली डिस्प्लेस, स्मॉल में डिस्प्लेसमेंट कुछ भी कह लें इसको। सो डी एक्स प्राइम म्यू इज क्या होना चाहिए इसको? आप कहते हैं कि ये होना चाहिए डी टी प्राइम का स्क्वायर, अच्छा सी स्क्वायर भी लिख देते हैं, माइनस डी एक्स वेक्टर प्राइम का स्क्वायर, यही होना चाहिए ना। अभी आपने देखा ना एक्स प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी आपने देखा ना एक्स प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू सी टी प्राइम स्क्वायर, लेकिन वो तो सी टी स्क्वायर के बराबर ही आपने कहा, ठीक है ना। अभी तक मैंने रिलेट नहीं किया इसको। अच्छा, अब अगर कोई बंदा मूव कर रहा है और वो अपनी घड़ी पे टाइम देखता है तो उसके खास बात क्या होगी उसके ऊपर? अगर कोई बंदा पार्टिकल के ऊपर चढ़ के बैठ जाता है तो क्या लगेगा उसको? उसको तो एक्स बदलता हुआ दिखाई नहीं देगा, वो तो चूंकि एक्स तो हो रहा है इस कमरे के अंदर, अगर वो साथ ही चलता जा रहा है तो उसको तो एक्स बदलता दिखाई नहीं देगा, वो कहेगा जैसा है। चेंज तो नज़र आती है जब आप यहाँ खड़े होकर देखेंगे, अगर आप साथ साथ चलते जाएंगे तो आपके साथ साथ क्या चेंज आएगी? कोई चेंज नहीं आएगी। उस सूरत में जो टाइम होगा दैट इज नोन एज अ प्रॉपर टाइम, उसको हम कहते हैं दिस इज इक्वल टू, इसको हम लिखते हैं डी टाउ स्क्वायर, दिस इज द प्रॉपर टाइम। तो प्रॉपर टाइम मेरा क्या टाइम है? एक ऐसे ऑब्जर्वर की घड़ी का टाइम जो पार्टिकल के साथ मूव कर रहा है, उसको लगेगी नहीं कि पार्टिकल की पोजीशन बदल रही है क्योंकि वो तो साथ साथ चल रहा है उसके, उसको बिल्कुल नजर नहीं आएंगे ये डी एक्स प्राइम स्क्वायर। मैं सी लगाने लगा, मैं भी लगाने लगा सी को, यार वन ही ना कह दूं सी स्क्वायर। चलो अभी अभी आज के दिन के लिए रहने देते हैं, ठीक है। क्लियर है ये? क्यों भाई, पक्की बात है। आप अपनी डेली लाइफ में ये चीज़ें क्यों मानी नहीं रखती? आप यहाँ से बस पे बैठते हैं, आप कहते हैं घर वालों को मैं लाहौर पहुँचूँगा, 2 घंटे बाद पहुँच जाऊँगा। आपको पता है मेरी घड़ी और मेरी वालदा की घड़ी का टाइम एक ही है, लेकिन मसला अगर आपकी बस जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से जाए ना तो आपके 2 घंटे और वालदा के 2 घंटों में बहुत फ़र्क होगा, है ना। 2 घंटों में सदियाँ बीत चुकी होंगी दरमियान में एक हिसाब से, पर बता नहीं सकेंगे दोनों एक दूसरे को। अच्छा, अगर मैं ये चीज़ कैलकुलेट करूँ तो कौन बताएगा क्या होगी? डी एक्स म्यू कौन बताएगा? ये होगी ना सी स्क्वेड डी टी स्क्वेड ना माइनस डी एक्स स्क्वेड, है ना, यही होगी ना। नहीं, ये तो मैंने जस्ट इलादा से लिखा ना डी एक्स म्यू। एक ऐसा फ्रेम जो पार्टिकल के साथ मूव कर रहा था और एक वो फ्रेम जो स्टेशनरी था, पार्टिकल की मोशन को देख रहा था। स्टेशनरी फ्रेम वाला ये देख रहा था कि डी एक्स बदल रहा है टाइम डी टी के साथ, जो पार्टिकल के साथ मूव कर रहा है वो कहता है कुछ नहीं बदल रहा, सिर्फ घड़ी का टाइम ही बदल रहा है, पार्टिकल की पोजीशन वही की वही है, क्योंकि लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर वो झटका लगे ना उसको तो उसे पता चलेगा कि वो आराम से नहीं बैठा हुआ मूव कर रहा है। लेकिन हमने तो एक चीज़ पढ़ी थी, और वो क्या थी? हमने तो पढ़ा था कि एक्स प्राइम म्यू के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि हमने तो ये पढ़ा था ना कि डी एक्स प्राइम म्यू इज इक्वल टू डी एक्स म्यू। लेंथ तो नहीं बदलती। अब अगर लेंथ नहीं बदलती तो क्या होगा? इसका मतलब है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? सी स्क्वेड डी टाउ स्क्वेड इज इक्वल टू सी स्क्वेड डी टी स्क्वेड माइनस डी एक्स वेक्टर का स्क्वेड। अच्छा, अगर मैं काम करूं, अगर मैं ये चीज़ कॉमन ले लूं, अच्छा ये स्मॉल चेंज है ना, खैर कोई बात नहीं, बात तो गलत है कहना, लेकिन कोई बात नहीं। 1 माइनस 1 ओवर सी स्क्वेड, दिस इज एज गुड एज, लगाने लगाऊं बाय बी स्क्वेयर, बिल्कुल लगाऊंगा, कोई मसला नहीं। ठीक लिखा मैंने अभी भी, आपकी ज़बान में डी टी स्क्वेड कॉमन लिया स्मॉल चेंज को। ये क्या आ गया फिर? ये आ गया सी स्क्वेड डी टी स्क्वेड इंटू 1 माइनस, अच्छा ये डी एक्स ओवर डी टी तो आपने मुझे कहा था कि ये वेलोसिटी होती है ना, तो ये आ गया वी स्क्वेड ओवर सी स्क्वेड। तो इसका मतलब डी टाउ क्या आ गया? सी स्क्वेयर तो खत्म हो गया,
डी टाउ इज इक्वल डी टी इंटू 1 माइनस वी स्क्वेड ओवर सी स्क्वेड। कितनी खूबसूरत डेफिनेशन आ गई है ना। प्रॉपर टाइम ओरिजिनल टाइम के बराबर है बाय दिस फैक्टर। अगर ये फैक्टर से ज़रब दे दें उसको तो आपका प्रॉपर टाइम और दूसरा टाइम बराबर हो जाता है। अब डेली लाइफ में देखें, डेली लाइफ के अंदर क्या होता है, वी सी से बहुत छोटी होती है, ये नंबर 1 हो जाता है तो घड़ियाँ एक ही जैसी लगती हैं हमें। लेकिन जूँ ही आप स्पीड अप होते जाएं, स्पीड बढ़ती जाए बढ़ती, हाँ नैनो क्लॉक चाहिए बिल्कुल। अगर आपने डेली लाइफ का डिफरेंस मेजर करना है ऑर्डिनरी वेलोसिटीज पे तो आपको घड़ी ऐसी चाहिए जो सेकंड्स में मेजर ना कर रही हो, नैनो सेकंड्स में मेजर कर रही हो, तो वो आप डिफरेंस देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो क्या पार्टिकल्स को तो नैनो टाइम पता है। अगर एक बंदा सारी ज़िंदगी बस पे सफ़र करता रहे 60 साल की उम्र में एग्जैक्टली तो ये नहीं है कि वो 59 साल की उम्र में मार जाएगा। वो सारे नैनो को जोड़ के ना 1 सेकंड भी नहीं बनना। तो इसलिए डेली लाइफ में घड़ियाँ सुस्त हो जाएं, तेज़ हो जाएं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने देखा कैसे। हमने देखा वो पार्टिकल्स जो वैसे फोत हो जाते हैं, जल्दी डिके कर जाते हैं, जब उन्हीं को स्पीड ऑफ लाइट से दौड़ाया जाता है तो उनका डिके टाइम बढ़ जाता है। एग्जैक्टली जैसा म्यूऑन होते हैं जो कहीं दूर से आते हैं, ये टेस्ट है स्पेशल रिलेटिविटी के। बिल्कुल, स्पेशल रिलेटिविटी को हमने टेस्ट किया कि उन पार्टिकल्स को इतना फासला जो उन्होंने तय किया था उनको तो ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन मज़े की बात पता है क्या है, जिस रेशो से उनकी घड़ी सुस्त होती है ना, उसकी उलट रेशो से उनको लेंथ भी छोटी लगती है, ताकि डी एल जब वो लेंथ और टाइम की प्रोडक्ट देखते हैं तो सेम ही नज़र आती है। वो लगता है, उन्हें लगता है ना हमने जल्दी फासला तय कर लिया है, हम कहते हैं छोटी लेंथ तय किया उतनी ही टाइम में एक्सेस के साथ। तो हम इस पे आते हैं, अभी मैं इसको जब न्यूमेरिकली साबित करूंगा आपको। अब एक चीज़ देखें, अगर मैं एक फैक्टर डिफाइन करूं जो कि हो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज डी टी इज इक्वल टू गामा डी टाउ, वेयर गामा इज 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर्ड ओवर सी स्क्वायर्ड। देख सकते हैं ना। अब आप देखिए, ये डिनोमिनेटर 1 से हमेशा छोटा होगा। अगर ये 1 से छोटा होगा तो गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा एट रिलेटिविस्टिक स्पीड्स। अगर स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल होगी तो गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब है ये स्टेशनरी घड़ी इस घड़ी के टाइम के बराबर होगी अगर मैं उसे किसी 1 से बड़े फैक्टर से ज़रब दूंगा। क्या मैंने कहा, जो स्टेशनरी फ्रेम का वक्त है वो मूविंग फ्रेम के वक्त के बराबर होगा अगर मैं उसे किसी 1 के फैक्टर से ज़रब दूं, तो बड़े फैक्टर से। इसका मतलब यह है कि वो घड़ी जो मूव कर रही थी वो आहिस्ता चल रही थी, इसलिए कहा जाता है मूविंग क्लॉक्स टिक स्लोअर। ठीक है ना, द मूविंग क्लॉक्स टिक स्लोअर। उनकी जो सेकंड की सुई है ना वो थोड़ी सी आहिस्ता हिलती है बाकियों की निस्बत, और जितनी रिलेटिविस्टिक स्पीड पे चले जाए ना, ये कॉन्सेप्ट बड़ा खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है इवन इन जनरल रिलेटिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप इंटेंस ब्लैक होल में जाते हैं तो बिल्कुल, ये हर चीज़ के लिए बिल्कुल बिल्कुल। मेरे जिस्म में कोई और क्लॉक हो ना हो, दिल तो है ना, दिल बजाते खुद बहुत खूबसूरत घड़ी है। हमें कहता है 90 दफ़ा धड़क रहा है, चले एथलीट का काम दफ़ा है, लेकिन उनकी घड़ी अपनी है, जब चेंज होती है एग्जैक्टली तो सारे फंक्शंस एवरीथिंग स्लो हो जाती है। इलेक्ट्रॉन मूव करते एटम के गिर्द, बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स, अगर वो स्लो हो गया तो उसका इंपैक्ट तो सब जगहों पे आएगा। यहां तक कोई सवाल हो किसी का? तो अभी तक जो आपने सीखा वो ये सीखा कि जी डी टी की डेफिनेशन मेरी और आपकी मुख्तलिफ है। मेरा ख्याल है अब हमें यहाँ स्टॉप कर देना चाहिए। कल मैं मोमेंटम की आखिरी डेफिनेशन लिखूंगा और उसके बाद मैं स्पेशल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को जोड़ूंगा और साबित करूंगा कि बेजोड़ हैं अभी। तो ये फिर अगले लेक्चर में